Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। लेव वाइगोत्स्की के सवाल करेंगे, एकदम नए फ्रेश ताजा सवाल। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर सामाजिक सांस्कृतिक उपागम यानी सोशियो कल्चरल अप्रोच लेव वाइगोत्स्की की थियोरी का नाम है। 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कम से कम 2 तो आते ही हैं क्वेश्चन। अभी जैसा नेचर है एग्जाम का तो 3 से 4 तक चला जाता है, असर्शन रीजन अगर मिला दें तो थियोरी इंपॉर्टेंट है, इजी थियोरी है कंपैरेटिवली। अगर आप प्याजे की तुलना में देखें, प्याजे हम इस बार कर चुके हैं। अगस्त है, 1 महीना है आपके पास अभी एग्जाम में, सितंबर में आपका पेपर है। इनफ टाइम है कि आप अगर तरीके से थोड़ी मेहनत कर लें, 6-8 घंटे पढ़ लें रोज, तो ये पेपर बहुत प्यार से क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत समय है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, बहुत समय है। तो पढ़ने वालों के लिए समय कम है, ना पढ़ने वालों के लिए बहुत समय है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा बैच में आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि सिलेबस आप जो भी बचा हुआ रिकॉर्डेड सेशन हैं, लाइव तो चल ही रहे हैं, तो वो सब आप कवर कर सकते हैं, उतना टाइम है। कहाँ जाकर के करेंगे? करियर विल ऐप पर। एनीवे, आते हैं, समझते हैं। तो पेड बैचेस करियर विल ऐप, फ्री में आप पढ़ ही रहे हैं यूट्यूब पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे जैसे जैसे आप आते जाएंगे। हाँ, यूट्यूब की क्लासेस को बढ़ाने का पूरा प्लान है मेरा कि नेक्स्ट 1 मंथ के लिए। वो बात अलग है कि आज भी माइग्रेन की जो है दवाई लेकर के ही आपके सामने हूँ, क्योंकि कई क्लासेस लेने में और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बैच की क्लासेस तो हो जाती हैं, है ना, 1 या 2 क्लास में ले लेती हूँ। उसके बाद जो है यूट्यूब का टाइम, क्योंकि सबसे लास्ट क्लास होती है ये, तो यूट्यूब के टाइम तक आते आते बैंड बज जाती है। तो यही रहा पूरे जुलाई, तो ज़्यादा सेशंस नहीं हो पाए। लेकिन अब मेरी अगस्त में पूरी कोशिश है, थोड़ी तबीयत भी बेहतर है, कि हम लोग मिल पाएँ रेगुलरली। टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। शाम को 9 बजे ही मिलेंगे हम लोग, 9:15 के अराउंड। और कुछ अच्छे सवाल हैं आपको। एक ये ट्राई बॉल जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सवाल है, फटाफट से आप सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या कहना चाहता है कवि। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, आप फटाफट से बताएंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ, मैं ये बाल ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ये सब बहुत ही आसान सवाल कहेंगे हम, इसको मुश्किल नहीं है ये सवाल, कह सकते हैं। देखिएगा। हम्म चलो, बाल वाल बाद में ठीक करेंगे, पहले आप जवाब दो। पोल में आंसर कीजिए। 94% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। अपने उन दोस्तों तक शेयर करके बता दीजिएगा कि भाई क्लासेस हो गई हैं शुरुआत से, मंडे से करेंगे वैसे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर टीचर बिलीव्स दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग डेवलप्स primarily through interaction with people and the cultural environment rather than in isolation. दिस बिलीफ इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद। बहुत आसान सा सवाल है कि एक शिक्षक का मानना है कि बच्चों की सोच जो है या उनकी चिंतन प्रक्रिया मुख्यतः लोगों तथा सांस्कृतिक वातावरण के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से विकसित होती है, न कि अकेले रहने से। यह विचार किस सिद्धांत से सर्वाधिक मेल खाता है? कि जब बच्चे सोशली इंटरैक्ट करते हैं, समाज और संस्कृति में जब अन्योन्य क्रिया करते हैं, त्योहार मनाते हैं अपने दोस्तों के साथ, कोई असेंबली में खड़े होते हैं, किसी ग्रुप वर्क में शामिल होते हैं या इंटरेक्शन में शामिल होते हैं, तो उनकी समझ बेहतर होती है। ठीक है, शौर्य को समझा रही हूँ कि डिस्ट्रैक्ट ना करे। देखो, तो एक शिक्षक का मानना है कि मुख्यतः यानी मुख्य रूप से primarily थ्रू इंटरेक्शन विद पीपल यानी सोसाइटी और कल्चर का जो एनवायरमेंट है, क्या आप त्योहार मना रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या समाज में चीजें आ रही हैं, कौन से ग्रंथ आप पढ़ते आ रहे हैं, जो भी चल रहा है कल्चर में आपके। ये व्यवहारवादी थॉट नहीं है। व्यवहारवादी थॉट तो दिमाग में भरने की, कंडीशनिंग की, रिवॉर्ड की, पनिशमेंट की बात करता है। वो बच्चे को एक्टिव रखने की बात कम करता है ना। कंडीशनिंग, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, और इन तीनों से ही दूर रहना है आपको पूरे सीटेट के एग्जाम में। इनको अच्छा नहीं मानते हम, है ना। अभी कीवर्ड्स करेंगे हम जल्दी ही, तो उसमें हम ये चर्चा भी कर लेंगे कि दीज आर नेगेटिव कीवर्ड्स, के कंडीशनिंग हुआ, रिवॉर्ड हुआ, पनिशमेंट हुआ, ये व्यवहारवादी सोच है। और व्यवहारवादी लोग क्या कहते हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट है, विचार धारा है एक व्यवहारवाद, जो टीचर सेंटर्ड है, जिसका पूरा फोकस टीचर को सेंटर रखने में। बच्चा पैसिव है काफी हद तक, तो ये बहुत बेहतर तरीका नहीं है। ये सोशियो कल्चरल थियरी है, जो कि वाइगोत्स्की कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है कि समाज और संस्कृति के साथ अन्योन्य क्रिया करके, अंतः क्रिया करके, इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है। साइको एनालिटिक थियरी की जरूरत आपके सिलेबस में नहीं पड़ती, ऐसे ही बिहेवियरिज्म की जरूरत आपके सिलेबस में नहीं पड़ती। बस इतनी ही पड़ती है कि रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करते हैं व्यवहारवादी लोग, उनसे दूर रहना है। स्किनर इनमें से एक हैं जो लैंग्वेज में आते हैं, भाषा में। हाँ, भाषा वो रीइंफोर्समेंट के थ्रू सीखने की बात करते हैं, लेकिन सीडीपी में व्यवहारवाद आपको नहीं पढ़ना है।
ठीक, इसकी जगह पे जो सोशियो कल्चरल थियरी है ये कंस्ट्रक्टिविज्म से आती है, यानी रचनावाद से आती है, यानी बच्चा एक्टिव है, ज्ञान की रचना कर सकता है। पियाजे और वाइगॉत्स्की दोनों मानते हैं, रचनावादी वाइगॉत्स्की भी हैं और पियाजे भी हैं। पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उग्र रचनावादी हैं। वाइगॉत्स्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं कि समाज में एक्टिव रह करके बच्चा ग्रुप में सीखेगा टीचर के माध्यम से। साइको एनालिटिक स्कूल जो है या थियरी है वो फ्रॉइड की है, आपके सिलेबस में नहीं है। इकोलॉजिकल सिस्टम्स थियरी जो है वो बच्चों को कुछ हद तक एक्टिव रखती है, लेकिन सोशलाइजेशन की थियरी है जो इनका आपका ब्रॉनफेन ब्रनर की थियरी है। ये भी जनरली नहीं पूछा जाता, कभी रेयर एक आध सवाल आए, नहीं तो इसको आपको करने की जरूरत अब नहीं है, जैसा कि 1 महीना रह गया है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाइगॉत्स्की की थियरी का नाम ही आपको पता है कि सोशियो कल्चरल अप्रोच है ना। और ये किस चीज की थियरी है, अभी मत देना पोल, 1 मिनट पहले चर्चा कर लेते हैं। ये कहाँ गायब हो गया भाई? अच्छा, पेन ओपन ही नहीं किया है राहुल ने। अच्छा है, ओके। देखिएगा, अगर हम बात करें तो वाइगॉत्स्की की थियरी जो है, वाइगॉत्स्की हो पियाजे हो, दोनों बच्चे को एक्टिव रखते हैं। ज्यादातर चीजें दोनों में कॉमन है, दोनों रचनावादी हैं, है ना। इनका लैंग्वेज एंड थॉट पे विचार अलग है, बाकी सारी बातें सेम ही है लगभग। कि वाइगॉत्स्की बस सोसाइटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, लैंग्वेज को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। पियाजे के केस में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें कॉमन है कि बच्चे को पियाजे भी एक्टिव रखते हैं और वाइगॉत्स्की भी। ये कौन है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, यानी टीचर फैसिलिटेटर हो जाएगा, सुविधादाता है, जहां बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, टीचर और बच्चे मिलकर के। सामाजिक रचनावादी कहेंगे इनको, और इनकी थियरी का नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे की थियरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी कहते हैं। है ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियरी कि बच्चे का संज्ञान कैसे विकसित होता है, उसकी समझ, उसका दिमाग कैसे विकसित होता है। जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये 4 प्रकार आप पढ़ते हैं डेवलपमेंट के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियरी है ये। संज्ञानात्मक विकास की ही थियरी है कि बच्चे की समझ, वो ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, ये संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास कह लीजिए आप, मेंटल डेवलपमेंट कह लीजिए, बौद्धात्मक विकास कह लीजिए, से ही संबंधित है। बात सही है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, 4 से 5 सवाल, 6 सवाल तक भी आए हुए हैं पेपर में। अलग अलग टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से ये आ सकते हैं। तो अगर वाइगॉत्स्की पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है तो आप सॉल्व करके देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, असर्शन है यानी कथन है, एन इफेक्टिव टीचर इंटेंशनली प्लान्स इंस्ट्रक्शन दैट टारगेट्स एबिलिटीज लर्नर्स कैन नॉट येट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। यानी एक प्रभावी शिक्षक, एक अच्छा बेहतरीन शिक्षक जो है वो जानबूझकर ऐसे शिक्षण कार्यों की योजना बनाता है जिन्हें विद्यार्थी अभी स्वयं नहीं कर सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं, हेल्प की जरूरत पड़ेगी। बात तो सही है, गलत तो नहीं है। रीजन क्या है? यानी थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट करता है एक अच्छा टीचर। ऐसा नहीं सिर्फ उतना ही कराए जितना आपको आता है, जैसा कि हम अच्छे सवाल करते हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग फील हो नए सवाल करने पे। रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, instruction is most effective when it activates developmental processes that are still emerging rather than merely reinforcing already mastered skills। क्योंकि वाइगॉत्स्की के अनुसार शिक्षण सबसे प्रभावी तब होता है, सबसे बेहतरीन तब होता है जब वह केवल पहले से सीखे हुए कौशलों को दोहराने की बजाय, सिर्फ रिपीटिशन, रट्टा लगाने की बजाय मानसिक प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है, दिमाग पे जोर डाले। वो लर्निंग बेहतर है, वो अधिगम बेहतर है। इसीलिए यहां पर ये रीजन सही है, ये ए भी सही है कि सिर्फ वो नहीं है जो ऑलरेडी जितना बच्चा जानता है, जहां मदद की भी जरूरत पड़े ऐसा काम भी कराओ। और इसका रीजन यहाँ पे ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए के बारे में भी सही है। यही 3 स्टेप होते हैं कि पहले आप ए चेक करते हैं, फिर आर चेक करते हैं, और फिर आर ए के लिए सही है कि नहीं है ये चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 67% लोग, जबकि ये आसान सवाल था, लेकिन नए सवालों में आप लोग थोड़े घबरा जाते हैं। आपने घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स वाइगॉत्स्कीज व्यू ऑफ लर्निंग। कौन सा एक स्टेटमेंट है जो बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करता है वाइगॉत्स्की के नजरिए को, जो वो लर्निंग के बारे में सोचते हैं, वाइगॉत्स्की अधिगम के बारे में क्या सोचते हैं। इस स्टेटमेंट को ठीक से कौन से ऑप्शन में बताया गया है कि वाइगॉत्स्की के अधिगम संबंधी दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करने वाला स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ही जवाब होगा, आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है, लर्निंग ऑलवेज फॉलोज बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। देखिए ये वाइगॉत्स्की का क्रिटिसिज्म है, उनकी आलोचना हुई है इस बात पे कि उन्होंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को या जीन्स को, जेनेटिक मेकअप को उतना महत्व नहीं दिया सीखने में जितना पियाजे ने दिया है। या पियाजे तो जीन्स की, जेनेटिक मेकअप की, आपकी मैच्योरिटी की बात ही करते हैं, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को महत्वपूर्ण मानते हैं, बट वाइगॉत्स्की नहीं मानते, ये सोसाइटी और कल्चर की बात ज्यादा करते हैं। तो ये तो इनकी आलोचना है। जब वाइगॉत्स्की की आलोचना पूछे कि इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है या इग्नोर किया है कुछ हद तक बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को, तो आप कहेंगे हाँ।
यानी आपकी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन यानी आपकी हेरिडिटी को इन्होंने कुछ हद तक इग्नोर ही किया है या कम आंका है। हेरिडिटी को या एज को, स्टेज को इन्होंने उतना महत्व नहीं दिया। सेकंड ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज कंप्लीटली इनहेरिटेड। अगेन सेम बात हो गई कि हेरिडिटी से ही आती है बुद्धि जो है, ये भी बात वाइगॉत्स्की नहीं मानते। जो लोग हेरिडिटी में विश्वास रखते हैं वो मानते हैं कि इंटेलिजेंस आपकी नॉर्मल डेवलपमेंट की जब आप बात करेंगे तब आपको इंटेलिजेंस को आनुवांशिक काफी हद तक जो है आनुवांशिक होती है, जो आईक्यू का स्तर है आपका, ये मानना होता है, लेकिन उस पर एनवायरमेंट का अच्छा खासा प्रभाव है, इसको भी ध्यान में रखना है। थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट अकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ कल्चर। देखिए ये ध्यान रखना है कि जो विकास है वो संस्कृति से स्वतंत्र नहीं हो सकता। अगर बात वाइगॉत्स्की की हो रही है, संस्कृति पर निर्भर होगा या संस्कृति से प्रभावित होगा, क्योंकि कल्चर में आप इंटरेक्ट करेंगे, जो मैंने शुरू में बताया, त्योहार मना रहे हैं आप, खाना खा रहे हैं आप, क्लास में बैठे हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, स्कूल का भी एक कल्चर है ना, तो वो कल्चर आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, सोसाइटी और कल्चर दोनों। ये बात कहते हैं वाइगॉत्स्की। इनकी पूरी थियोरी में 3 ही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जिससे 90% सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। वो है जैसे बीपीएल कार्ड होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे ही एससीएल कार्ड है वाइगॉत्स्की के लिए। मतलब ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए एक ट्रिक कह लो आप इसको, निमोनिक कह लो। निमोनिक्स का तो हम भरपूर प्रयोग करते ही हैं। सोसाइटी यानी समाज में सीखने की बात ये हमेशा करेंगे, नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच। सोसाइटी, कल्चर यानी समाज, संस्कृति, और भाषा, लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट टूल। इन्होंने भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना है संज्ञानात्मक विकास के लिए। ये तीनों ही चीजें संज्ञानात्मक विकास में हेल्पफुल हैं, चाहे वो समाज हो, संस्कृति हो या भाषा हो। ये कहते हैं लैंग्वेज से डेवलप जो संज्ञानात्मक विकास है वो होता है व्यक्ति का। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि सोशल इंटरेक्शन प्रमोट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज है, इससे संज्ञानात्मक विकास, आपकी समझ का विकास, आपकी नॉलेज विकसित होती है, जो कि 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। कितने लोग सही दे रहे हैं? 88% लोग। बहुत बढ़िया। देखना ये इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ इसलिए नहीं हुआ, स्वतंत्र नहीं हो सकता। विकास जो है वो संस्कृति से स्वतंत्र नहीं हो सकता, संस्कृति पर निर्भर होगा या उससे संबंधित होगा, या उसको संस्कृति हेल्प करेगी या समाज हेल्प करेगा या भाषा हेल्प करेगी। यहां पे कल्चर लिखा हुआ है, अगर यहां सोसाइटी भी लिखा होता, अगर यहां लैंग्वेज भी लिखा हुआ था कि लैंग्वेज से भी इंडिपेंडेंट है, भाषा से भी स्वतंत्र है, समाज से भी स्वतंत्र है, तब भी ये गलत ही होता, क्योंकि वाइगॉत्स्की तीनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। समझ रहे हो बात को? तो रटना नहीं है, समझना है क्वेश्चंस को। कितने भी फिर नए तरह के क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये क्या कहता है? अ टीचर इनिशियली मॉडल्स अ साइंस एक्सपेरिमेंट, लेटर प्रोवाइड्स ओनली वर्बल प्रॉम्प्ट्स एंड फाइनली विथड्रॉज ऑल असिस्टेंस एज स्टूडेंट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। विच कॉन्सेप्ट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड? मतलब क्या है, एक शिक्षक है जो पहले विज्ञान प्रयोग का प्रदर्शन करता है, यानी कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है, खुद से प्रदर्शन करता है, बाद में केवल मौखिक संकेत देता है, बाद में सिर्फ वर्बली क्यूज दे देता है, हिंट दे देता है बच्चे को, क्योंकि दिखा चुका है ऑलरेडी, हेल्प दे दी है। फिर अंत में जब विद्यार्थी स्वयं कार्य करने लगते हैं तो सहायता पूरी तरह से हटा देता है, यानी धीरे धीरे जो हेल्प टीचर कर रहा था या हिंट दे रहा था वो धीरे धीरे कम करता जाता है, क्योंकि बच्चे खुद से करने लगते हैं ये काम, यानी स्कैफोल्डिंग। ये किसका उदाहरण है? स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। 80% लोग सही जवाब दे रहे हैं। पाड़, ढांचा, जो आप कहना चाहें, ये क्या है? टेम्परेरी हेल्प है। स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, एक प्रक्रिया है टेम्परेरी हेल्प की। अस्थाई मदद तब तक मदद दी जाएगी जब तक बच्चा स्वयं से न करने लग जाए। किसी सवाल में अटक रहा है, किसी स्टेप पे, एक स्टेप सॉल्व कर दिया, हिंट दे दिया बच्चे को, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दी। जैसे कि आप देखते हैं साइकिल चलाना जब आप सीखते हैं तो पीछे से कोई पकड़ता है आपकी साइकिल, जब आप खुद से चलाने लगते हैं तो वो छोड़ता जाता है या छोड़ देता है। घर में या बिल्डिंग को बनते हुए आपने देखा होगा एक पाड़, एक ढांचा लगा हुआ होता है। कोई पेंट भी कराएंगे घर में तो वो एक बांस का इस्तेमाल करके एक स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, उसकी मदद से पेंट करेंगे या प्लास्टर करेंगे दीवार पे। वो प्लास्टर के लिए जो पाड़ है वो हट जाती है, जब धीरे धीरे पेंट हो जाएगा तो हट जाएगी। जब बच्चा खुद से करने लग जाएगा तो हिंट को या स्कैफोल्डिंग को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। ये स्कैफोल्डिंग है कि मैं आपको सवाल को समझाने में हेल्प कर रही हूं, तो समझने में हेल्प कर रही हूं। पेपर तो आप खुद ही देके आएंगे, तो टेम्परेरी हेल्प है, ये स्कैफोल्डिंग है। डिस्कवरी लर्निंग नहीं है, ये कोई डिस्कवर नहीं कर रहा। रीइंफोर्समेंट की बात वाइगॉत्स्की करेंगे नहीं, ना ये डायनेमिक असेसमेंट है। डायनेमिक असेसमेंट है अलग अलग तरीके से बच्चे का आकलन करना, जो कि सही है, वाइगॉत्स्की मानेंगे क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है। सेकंड ऑप्शन स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे 3 और चीजें निकल के आती हैं, जैसे हमने 3 चीजें अभी समझी थी, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। 90% चीजें यहां से सॉल्व वाइगॉत्स्की कॉन्टेक्स्ट में। अब 2-3 पॉइंट्स और हैं, जैसे मोर नॉलेजेबल अदर का पॉइंट है, एक ZPD का पॉइंट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी वो दायरा जहां बच्चा किसी की मदद से कोई काम सीख सकता है, कि आप पेपर क्लियर कर सकते हैं बशर्ते आपको कोचिंग से हेल्प मिल जाए, यूट्यूब से हेल्प मिल जाए, किसी किताब से हेल्प मिल जाए, अपने किसी दोस्त से हेल्प मिल जाए। तो ये वो दायरा है जिसमें आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। एक 7वीं क्लास के बच्चे को सीटेट क्लियर करने वो उसके दायरे में नहीं है, या होना भी नहीं चाहिए, या तो फिर वो रट के करेगा अगर करेगा तो। समझ रहे हो? तो कुछ चीजें आपके दायरे के अंदर होती है जहां आप सीख सकते हो, इसीलिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं।
मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज्यादा जानता हो उस क्षेत्र में, जैसे आप सीडीपी मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सीडीपी में मेरा अनुभव आपसे ज्यादा है। स्कैप फोल्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो स्कैप फोल्डिंग ये टेम्परेरी हेल्प है जो मैं आपको दे रही हूँ, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। वो व्यक्ति या टेक्नोलॉजी जो आपसे ज्यादा जानती हो वो मोर नॉलेजेबल अदर कह जाती है। इस जिस जोन में ये सब किया जा रहा है कि स्कैप फोल्डिंग दी जाएगी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है, कल्चर तो आप जानते ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। Which of the following teacher practices is least consistent with Vygotsky's perspective? Least लिखा हुआ है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक की क्रिया वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से सबसे कम मेल खाती है? लीस्ट यानी सबसे कम महत्वपूर्ण। लीस्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, एक ही बात है। यानी कौन सी वाइगोत्स्की के साथ नहीं जाती, कौन सी बात वाइगोत्स्की सबसे कम मानेंगे, महत्व सबसे कम देंगे किस बात को वाइगोत्स्की। तो देखते हैं, एनकरेजिंग पीयर कोलैबोरेशन, यानी सहपाठी सहयोग को बढ़ावा देना, इसको तो हेल्प वो मानेंगे। पीयर कोलैबोरेशन, हेल्प लेना, ये तो वाइगोत्स्की महत्वपूर्ण मानेंगे। हमें लीस्ट चाहिए जो ना माने, वो नॉट वाला जवाब चाहिए हमको, जो गलत हो, जो गलत होगा वही सही होगा यहाँ, क्योंकि पूछा ही गलत है। यूजिंग कल्चरली फेमिलियर एग्जाम्पल्स, हाँ बच्चे की संस्कृति से, जिस समाज से वो आता है वो वाले एग्जाम्पल्स दो। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी शक्तिमान का तो आपको समझ में आएगा, लेकिन कोई ऐसा शो जो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में देखा ही नहीं गया, देखा ही नहीं जाता, कोई अमेरिकन शो है मान लो, इंडिया में फेमस नहीं है, कुछ तो होते हैं चलो फेमस हो जाते हैं, तो वो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपके जीवन से जुड़ा एग्जाम्पल होना चाहिए, कल्चर से रेलेवेंट एग्जाम्पल्स होने चाहिए। तो ये भी अच्छी बात है, सांस्कृतिक रूप से परिचित उदाहरण देना, हमें नेगेटिव बात चाहिए। थर्ड ऑप्शन है गिविंग आइडेंटिकल टास्क विदाउट कंसीडरिंग लर्नर्स रेडीनेस, यानी सबके, हर बच्चे को सेम टास्क दे दो, बिना वो कितना तैयार है किसी टास्क को सीखने के लिए ये मत देखो। हो सकता है एक बच्चा जो आप पहली क्लास में उसको सिखा रहे हैं वो उसको आता हो, तो उसको थोड़ा चैलेंजिंग टास्क दो। जो अभी डिफिकल्टी लेवल हायर पे पहुंच चुका है उसको थोड़ा डिफिकल्ट टास्क दो। सबको सेम थोड़ी देना बिना रेडीनेस लेवल चेक किए, ये तो टीचर सेंटर्ड थोड़ी है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो ये गलत है, लेकिन ये गलत है इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, लीस्ट पूछा है, नॉट पूछा है। प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट, ये तो अच्छी बात है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, तो थर्ड ऑप्शन यहां सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। 84% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, अब थोड़े लेंदी सवाल आपके शुरू हो जाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, अजर्शन रीजन वाला ही सवाल है, ध्यान से आप सॉल्व करेंगे। इतने में 2 घूंट पानी की पीऊंगी, 2 घूंट जिंदगी की, आप सुनते थे बचपन में पोलियो वाली। एनीवे चलें आगे बढ़े। थर्ड ऑप्शन आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, बाल ठीक कर लेती हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, 64% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं आपकी बात, देख लेते हैं क्या कहता है। देखिएगा अजर्शन क्या है, यानी कथन क्या है, अजर्शन रीजन में क्वेश्चन खूब आते हैं। Within a collaboratively organized classroom, the presence of divergent viewpoints, competing interpretations, and temporary conceptual disagreements among learners should not necessarily be interpreted as indicators of ineffective learning. Under appropriate pedagogical mediation, such interactions may facilitate higher order थिंकिंग। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के विचारों को, उनकी इंटरप्रिटेशंस को, उनके व्यू पॉइंट्स को, उनके डिसएग्रीमेंट्स को, उनकी डाइवर्जेंट पॉइंट्स को, यानी अलग अलग तरह के विचारों को नेगेटिव नहीं मानना चाहिए, ये हेल्पफुल है सीखने में, ये बात एकदम सही है। रीजन क्या है इसका? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्कीज सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, मीनिंगफुल कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट अकर्स ओनली आफ्टर लर्नर्स फर्स्ट अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंट मास्टरी, व्हाइल सोशल इंटरेक्शन मियरली रीइंफोर्सेस कॉन्सेप्ट्स, ये नेगेटिव है। ये कह रहे हैं कि जब मास्टरी हो जाएगी तभी सिखाओ,
भाई हेल्प करो बच्चे को, जिस जोन में वो सीख सकता है वहीं। जरूरी नहीं है मास्टरी हासिल होगी तब आप सिखाओगे, फिर आप क्या सिखाओगे। तो यहां पर ए तो सही है बट आर सही नहीं है, तो अजर्शन इज ट्रू, थर्ड ऑप्शन जो कि आप लोग मेजोरिटी में कह भी रहे हैं, बट आर इज नॉट ट्रू। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अ मैथमेटिक्स टीचर notices that Rahul solves problems correctly only after observing his classmates' strategy. एक मैथमेटिक्स के टीचर ने उन्होंने नोटिस किया कि जो राहुल है, एक बच्चा है, वो प्रॉब्लम्स को ठीक से सॉल्व करता है ओनली आफ्टर ऑब्जर्विंग हिज क्लासमेट्स स्ट्रेटजी। जब वो दूसरे बच्चों की स्ट्रेटजी देख लेता है, दूसरे बच्चों से हेल्प ले लेता है, तो राहुल एक बच्चा है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है दूसरों की हेल्प से या दूसरों को देख करके, ऑब्जर्व करके। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द सॉल्यूशन हरसेल्फ, the teacher asks Rahul to solve a similar problem with the same peer before attempting another independently. तो अगली बार शिक्षक क्या करती हैं, स्वयं समाधान बताने की बजाय कि बच्चे को सीधा आपने जवाब बता दिया, उसकी बजाय वो कहती है राहुल को कि जो जिस बच्चे को या किसी सहपाठी के साथ या उसी सहपाठी के साथ एक समान प्रश्न हल करने को कहती हैं, और फिर अगला प्रश्न अकेले करने को देती हैं। एक हेल्प के साथ सॉल्व कर लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। तो ये बात एकदम सही है कि आप स्कैप फोल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे, मोर नॉलेजेबल अदर को देख करके बच्चा सीख रहा है। द टीचर्स डिसीजन बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स, जो टीचर का डिसीजन है ये क्या दर्शाता है, कवि हमसे ये कहना चाहता है। रीइंफोर्समेंट की बात वाइगॉत्स्की करेंगे नहीं, थ्रू इमिटेशन, नकल करके अनुकरण करके पुनर्वलन देना नहीं। क्रिएटिंग डिपेंडेंसी ऑन पीयर लर्निंग, ऐसा भी नहीं है कि वो निर्भरता विकसित कर रही है कि सहपाठी के साथ ही करे या बिना सहपाठी के वो सॉल्व भी ना कर पाए, नहीं, टेम्परेरी हेल्प है। जब खुद से करने लग जाएगा, शुरुआत में उसके साथ हेल्प लेके कर ले, फिर वैसे ही प्रॉब्लम खुद से करने लगेगा, तो ऐसा तो नहीं है। यूटिलाइजिंग द लर्नर्स जेडपीडी थ्रू अ मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य के माध्यम से जो यूटिलाइज कर रहे हैं वो उस जोन को जहां जिस दायरे में वो सीख सकता है। जैसे आप मेरे साथ जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई लोगों के क्वेश्चन हो जाते हैं, खुद से सॉल्व करने में कई बार तकलीफ होती है, क्योंकि पढ़ के आप समझ जाते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है जिसमें हेल्प मिल रही है, इसको यूटिलाइज किया जा रहा है आपके सीखने के दायरे को। डिलेइंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट अंटिल मेच्योरिटी, मेच्योरिटी की बात वाइगॉत्स्की नहीं करते, बायोलॉजी की बात, हेरिडिटी की बात वाइगॉत्स्की नहीं करते, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई, ड्यूरिंग अ लैंग्वेज लेसन, यानी एक भाषा के लेसन के दौरान, भाषा की कक्षा में एक बच्चा प्रश्न हल करते समय, ड्यूरिंग अ लैंग्वेज लेसन अ चाइल्ड रेपिटेडली विस्पर्स इंस्ट्रक्शंस लाइक रीड द हेडिंग, नाउ अंडरलाइन द कीवर्ड वाइल सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। बच्चा एक पैसेज वाला, एक गद्यांश पद्यांश का सवाल सॉल्व कर रहा है, आप भी करते होंगे, और वो पढ़ के खुद से बातें कर रहा है कि भाई ये वाली हेडिंग पढ़ो, इसको अब ऐसे सॉल्व करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द टीचर इमीडिएटली आस्क्स द चाइल्ड टू स्टॉप टॉकिंग बिकॉज गुड लर्नर्स थिंक साइलेंटली। तो टीचर कहता है कि एकदम चुप हो जाओ, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को, मन ही मन में सोचा करो। क्या ये सही है? प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल कर रहा था बच्चा। अब ये मत कहने लग जाना कि बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, अपने आप अज्यूम नहीं करना है आपको। विच इवेल्युएशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, कौन सा मूल्यांकन है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है इस बात को लेकर के। द टीचर इज करेक्ट बिकॉज प्राइवेट स्पीच इंडिकेट्स पुअर लैंग्वेज एबिलिटी, कि भाई शिक्षक सही कह रहा है क्योंकि जो निजी वाणी है, निजी वाक है, प्राइवेट स्पीच है, वो कमजोर भाषा दक्षता का संकेत है कि आपकी लैंग्वेज ठीक से डेवलप नहीं हुई है, इसलिए आप खुद से बात कर रहे हैं। नहीं, प्राइवेट स्पीच अच्छी चीज है। द टीचर शुड डिस्करेज ऑल सेल्फ टॉक टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, ये एकदम गलत बात है। थोड़ी बहुत चहल पहल रचनावादी कक्षा में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में मिलेगी, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टीचर को साइलेंट कर देना है बच्चों को, या बिल्कुल वो सेल्फ टॉक नहीं कर सकते, या एकदम खुद को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। द टीचर मिसअंडरस्टैंड्स अ स्ट्रेटजी दैट सपोर्ट्स सेल्फ रेगुलेशन ड्यूरिंग लर्निंग, ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ, अगर टीचर ने मना किया है तो इसका मतलब टीचर ठीक से इस स्ट्रेटजी को समझता नहीं है प्राइवेट स्पीच की, कि प्राइवेट स्पीच जो है, निज वाक जो है, वो हमें दिशा देती है। जब हम खुद से बातें करके समझते हैं या पढ़ते हैं, पेपर में भी आप ऐसे ही करते होंगे, जब आप पेपर देने जाते हैं तो कई बार आप बोल के पढ़ते हैं खुद से, और खुद से ही जवाब मांग रहे होते हैं, खुद से ही सवाल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दें, बट आप मन की बजाय ऐसा कर सकते हैं या करते हैं कई बार। द चाइल्ड इज डिस्प्लेइंग इन अटेंटिव बिहेवियर, ये बच्चा इन अटेंटिव है, ध्यान नहीं दे रहा है, ये बेकार की बात नहीं है, बच्चे में कमियां नहीं निकालनी होती पूरी पेडागॉजी में। तो शिक्षक आत्म नियमन में सहायक एक अधिगम रणनीति को गलत समझ रही है। जो टीचर है वो मिसअंडरस्टैंड कर रही है एक स्ट्रेटेजी, यानी प्राइवेट स्पीच सेल्फ रेगुलेशन के काम आती है, हेल्पफुल होती है खुद को दिशा देने में, कि एक बच्चा है, ये ऐसा भी सवाल आ जाता है जो एक पजल को सॉल्व करते हुए खुद से बातें कर रहा है कि अरे ये वाला पीस इधर आएगा, ये उधर आएगा, तो ये प्राइवेट टॉक है। 3 प्रकार की स्पीच की बात वाइगॉत्स्की ने की है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच जो आप खुद से बोल के बात कर रहे हैं, सोशल स्पीच जो आप जमाने में या समाज में लोगों से बात करते हैं बोल बोल करके,
जब बोल के आप खुद से बात करें तो वो प्राइवेट स्पीच कहलाएगी, और जब आप मन में बात करें तो वो साइलेंट इनर स्पीच है। ये इंटरनलाइज हो गई है स्पीच, अंदर चली गई है मन के, ठीक है, साइलेंट इनर स्पीच। अंतः मौन वाक कह देते हैं इसको, अंतः मौन वाक। मन में जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप जब बच्चा छोटा होता है तो प्राइवेट स्पीच पहले आती है, वो बोल बोल के पढ़ता है, उसको कठिनाई होती है अगर आप कहें बेटा मन में पढ़ लो तो, समझ रहे हो। तो अंतः मौन वाक ये सबसे लास्ट में आएगी, और तीनों रहती हैं फिर बाद तक। प्राइवेट स्पीच, ये 3 प्रकार हैं, एक सवाल यहां से भी बन जाता है, ये पूरी थियोरी आपकी कवर हो जाएगी इसी सेशन से। सोशल स्पीच है जो 2+ ईयर्स में आ जाती है, 2 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है, सेंटेंस जोड़ के एक नया सेंटेंस, और बातचीत शुरू हो जाती है। प्राइवेट स्पीच 3 से 6 साल के बीच में रहती है, एक सवाल इससे आता ही है, निजवाक कहते हैं इसको हिंदी में। साइलेंट इनर स्पीच 6+ ईयर्स में डेवलप होती है और रहती है आगे तक। जब स्पीच जो है ये प्राइवेट स्पीच जब इंटरनलाइज हो जाए, वर्ड ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है, इंटरनलाइज हो जाए जब प्राइवेट स्पीच, यानी आंतरिक बन जाए, मन के अंदर चली जाए, तो ये साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है। क्या बन जाती है? साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है। इतनी बात क्लियर है? इसको निजवाक कहते हैं प्राइवेट स्पीच को, और ये हेल्पफुल होती है खुद को डायरेक्शन देने में, सेल्फ डायरेक्शन में, सेल्फ रेगुलेशन में, आत्म नियमन में। ये सामाजिक वाक है, जब समाज में आप दूसरों से बात कर रहे हैं, जब बोल बोल के खुद से बात कर रहे हैं तो प्राइवेट स्पीच है जो 3 से 6 साल में डेवलप होती है। सोशल स्पीच दूसरों से बात करना पहले आ जाता है, बोल बोल के बात करना आप बाद में सीखते हो। साइलेंट इनर स्पीच अगेन 6+ साल। ये 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैं वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग। तो टीचर ये समझ नहीं पा रहा, मिसअंडरस्टैंड कर रहा है कि ये स्ट्रेटजी है खुद को डायरेक्ट करने की। ये 3 प्रकार है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सोशल स्पीच जब आप दूसरों से बात कर रहे हैं, ये ईयर्स ठीक कर लीजिएगा, इसमें 3 से 7 है, 3 से 6 होता है। एक साल में वैसे बहुत ज्यादा अंतर आता नहीं है, दोनों ही तरह से चीजें चल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। A newly recruited employee learns to operate complex software by initially working alongside an experienced colleague. After several weeks, he completes all tasks independently. एक नया कर्मचारी है, स्कूल में आया हो, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में आया हो, है ना, वो अनुभवी सहकर्मी के साथ, जो एक्सपीरियंस टीचर है, भाई आपकी भी नौकरी लगेगी, जो आपके यहाँ एक्सपीरियंस टीचर होंगे, आप उनसे कुछ चीजें सीखेंगे, उनकी हेल्प लेके कुछ काम कर रहा है, और बाद में वो खुद से टीचर या खुद से जो एम्प्लॉई है वो खुद से करने लगता है ये काम, पहले मदद लेके करता है। तो ये स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कर रहा है मोर नॉलेजेबल अदर के माध्यम से। तो यहां पे सेवरल वीक्स ही कंप्लीट्स ऑल टास्क इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वाइगॉत्स्कीज पर्सपेक्टिव। ये जो सिचुएशन है सबसे बेहतर तरीके से कैसे समझी जा सकती है? सेकंड ऑप्शन 91% लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल मैचुरेशन नहीं है, ये कोई जेनेटिक हेरिडिटी की कोई बात नहीं है कि दूसरे टीचर की कोई हेरिडिटी थोड़ी ना आपके साथ मैच हो रही है या कुछ ऐसा है। यहाँ पे बात है सोशल इंटरेक्शन की, सोशल इंटरेक्शन करके आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इंटरनलाइजेशन थ्रू गाइडेड पर्सपेक्टिव, निर्देशित सहभागिता द्वारा आंतरिकरण, आप इंटरलाइज कर लिया, आपने अपने भीतर समाहित कर लिया वो ज्ञान, या आप समझ गए और खुद से करना सीख गए जब आपको गाइडेड पार्टिसिपेशन या गाइडेड इंस्ट्रक्शन मिला अपने किसी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पीयर के साथ, या आपके उस दोस्त के साथ जो आपसे ज्यादा जानता था, या टीचर के साथ भी। क्लासिकल कंडीशनिंग का कोई लेना देना नहीं है, ट्रायल एंड एरर का कोई लेना देना नहीं है, सीटेट में नहीं पूछा जाता। ये दोनों ही थियरीज यहां काम की नहीं, व्यवहारवादी थॉट है, बिहेवियरिस्टिक। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब एक बड़ा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, कुछ लेंदी सवाल हैं बीच बीच में ताकि आपकी पढ़ने की स्पीड बेहतर हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ टीचर आइडेंटिफाइज दैट सेवरल लर्नर्स कैन सक्सेसफुली सॉल्व हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स ओनली आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्रक्चर्ड पीयर डायलॉग। साथी समूह में चर्चा के बाद बच्चे की थिंकिंग हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाती है। द टीचर वॉन्ट्स दीज लर्नर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स विदाउट रिड्यूसिंग द कॉग्निटिव डिमांड ऑफ द टास्क। टीचर ये नहीं चाहता कि बच्चे का लेवल कम कर दो आप मुश्किल क्वेश्चंस पूछने का, बल्कि वो अपना दिमाग को बेहतर कर ले, उसको ऐसे टास्क मिले। विच इंस्ट्रक्शनल डिसीजन इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद वाइगॉत्स्कीज पर्सपेक्टिव? बताइए। कंटिन्यू असाइनिंग द सेम पीयर परमानेंटली सो दैट लर्नर्स ऑलवेज रिसीव इमीडिएट असिस्टेंस, यानी उसी सहपाठी को स्थायी रूप से साथ रखें ताकि विद्यार्थी हमेशा तुरंत सहायता प्राप्त करे। तो हमेशा अगर साथ रखोगे तो स्कैप फोल्डिंग थोड़ी कहलाएगी। भाई अगर आप फोन पेपर में लेके जाने लगे तो फिर आपने क्या सीखा? टीचर को थोड़ी ले जाओगे पेपर में कि जी इनसे पढ़ाया, कोचिंग ली है, हम तो इनको लेके जाएंगे पेपर में। कोई सेंस नहीं बना इस बात का। ये टेम्परेरी हेल्प है स्कैप फोल्डिंग। रिप्लेस कोलैबोरेटिव लर्निंग विद इंडिविजुअल प्रैक्टिस बिकॉज इंडिपेंडेंस डेवलप्स ओनली थ्रू सॉलिटरी वर्क। नो नो नो, ये कह रहे हैं सहयोगात्मक अधिगम समाप्त कर केवल व्यक्तिगत, यानी बच्चे को ग्रुप में मत सिखाओ, कोलैबोरेशन में मत सिखाओ, किसी के साथ मत सिखाओ, अकेले सीखने दो, नहीं। जबकि वाइगॉत्स्की किसी के साथ सीखने की बात करेंगे, ग्रुप में सीखने की बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन है, मेंटेन द कॉग्निटिव चैलेंज while systematically reducing prompts
एनकरेजिंग रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस एंड ग्रेजुअली ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्नर्स। ये बात एकदम सही है, 82% लोग सही जवाब इसका दे भी पा रहे हैं कि कार्य की संज्ञानात्मक चुनौती को बनाए रखते हुए, डिफिकल्ट है तो कोई बात नहीं वैसे रहने दो, लेकिन धीरे धीरे हेल्प जो है, प्रॉम्प्ट्स हैं, धीरे धीरे हेल्प आपकी कम होती जाएगी जैसे जैसे बच्चा स्वयं से करने लगेगा। वहां हेल्प देते हो आप जहां बच्चा अटकता है, ठीक है, हिंट वहां देते हो जहां बच्चा अटकता है, स्कैफोल्डिंग वहां मिलती है जहां बच्चा अटकता है। सिंप्लीफाई ऑल प्रॉब्लम्स टू एंश्योर दैट लर्नर सक्सीड्स इंडिपेंडेंटली। आसान बना दो बस प्रॉब्लम को ताकि सारी काम खुद से कर ले। नहीं भाई, थोड़ा सा चैलेंजिंग रखना है, +1 का जितना आता है उससे +1 के लेवल पे, यानी हल्का सा डिफिकल्टी लेवल जितना आता है, नहीं तो फिर आप नया सीख ही नहीं पाओगे। अगर मैं सेम तरह के क्वेश्चन कराती रहूंगी फिर आप सीख नहीं पाओगे डिफिकल्ट क्वेश्चन, या उससे बेहतर समझ आपकी होगी नहीं। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? A teacher intends to design instruction that enables every learner to perform beyond his or her present level of independent competence without creating long-term dependence on external support. Which instructional decision is most consistent with Vygotsky's perspective? यानी एक शिक्षक है जो ऐसी शिक्षण योजना बनाती है, एक ऐसी लेसन प्लानिंग करती है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी अपनी वर्तमान स्वतंत्र क्षमता से आगे प्रदर्शन कर सके, यानी आज जो वो जानता है उससे +1 आगे सीख सके, परंतु वह लंबे समय तक बाहरी सहायता पर निर्भर न रहे। यानी ऐसा प्लान है कि हेल्प मिले, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रखो, थोड़ा सा चैलेंजिंग रखो टास्क को, हेल्प मिले जहां उसको हेल्प की जरूरत पड़े, फिर उसके बाद वो स्वयं से करने लग जाए, हमेशा हेल्प की जरूरत ना पड़े। ये बात तो सही है। ऑर्गेनाइज हेट्रोजेनस पीयर ग्रुप्स वेयर लर्नर्स रिसीव स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस व्हाइल ग्रेजुअली रिड्यूसिंग मीडिएशन एज सेल्फ रेगुलेशन एमर्जेस। बात तो सही लग रही है। जैसे जैसे बच्चा सेल्फ रेगुलेट करना सीख जाएगा, आत्मनियमन सीख जाएगा, ये जो मदद है, स्कैफोल्डिंग है, पाड़ है, ये जो समूह एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हेल्प कम होती जाएगी। कॉन्टिन्यूअसली प्रोवाइड टीचर गाइडेंस अंटिल लर्नर्स अचीव कंप्लीट मास्टरी। लगातार बस गाइडेंस देते रहो, नहीं भाई जहां अटके बच्चा वहां गाइडेंस देनी है, लगातार हर जगह नहीं देनी है। डिफरेंशिएट लर्निंग टास्क अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स करंट अचीवमेंट लेवल्स एंड अलाउ लर्नर्स टू इंडिपेंडेंटली डिस्कवर हायर ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स। यानी आपको विद्यार्थी की वर्तमान उपलब्धि के अनुसार कार्यों में भिन्नता लाना तथा उन्हें उन उच्च स्तरीय अवधारणाओं, आएंगे इस पे, अभी लौट के आएंगे। फोर्थ ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। बिगिन विद कोलैबोरेटिव लर्निंग बट ग्रेजुअली रिप्लेस इट विद रेपिटेटिव इंडिविजुअल प्रैक्टिस। रट्टा लगाने की बात, रेपिटेटिव प्रैक्टिस की बात नहीं करेंगे, ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात नहीं करता आपका रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म। ना पियाजे करेंगे ड्रिल और प्रैक्टिस की बात, ना वाइगोत्स्की करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब थर्ड ऑप्शन हमें थोड़ा सेंसिबल लग रहा था, इसको देख लेते हैं। डिफरेंशिएट लर्निंग टास्क अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स करंट अचीवमेंट लेवल्स एंड अलाउ लर्नर्स टू इंडिपेंडेंटली डिस्कवर हाई ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स। कि बस करंट करंट अचीवमेंट के स्तर का टास्क दो, नहीं। तो फर्स्ट ही यहां पे सही बनता है, बाकियों के मुकाबले कोई और ऑप्शन यहां टिक ही नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है? अ ग्रेड 5 टीचर, कक्षा 5 की एक टीचर है, नोटिसेस दैट व्हाइल सॉल्विंग फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स, जो भिन्न वाले सवाल होते हैं मैथ्स में, वो सॉल्व करते समय कक्षा 5 की टीचर ने एक चीज नोटिस की है कि अ चाइल्ड रेपिटेडली आस्क्स, एक बच्चा है जो बार बार पूछता है, इज दिस करेक्ट, इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट स्टेप इंडिपेंडेंटली। कि वो खुद से नेक्स्ट स्टेप जो है, चरण है सवाल का, एक फ्रैक्शन का नेक्स्ट स्टेप, फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है भिन्न का, और हर एक स्टेप पे पूछता है ये करेक्ट है, बजाय कि आगे जाने की। द टीचर ग्रेजुअली रिप्लेसेस डायरेक्ट आंसर्स विद रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स सच एज व्हाट डिड यू डू इन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड इवेंचुअली स्टॉप्स गिविंग हिंट्स। तो टीचर डायरेक्ट जवाब बताने की बजाय उसको हिंट देता है या हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देता है, या उसको रिफ्लेक्ट, सोचने के लिए कहता है कि इससे पिछले स्टेप में क्या किया था। कई बार आपके टीचर ने देखा होगा आपने, जब आप पढ़ रहे होते थे और आपने सवाल पूछा अपनी मम्मी से, पापा से, या स्कूल में, तो या टीचर ने सवाल करने को दिया है, तो वो देख के कहते हैं अच्छा इसमें देखना एक बार, सही है ये, तो आप खुद से सोचने लगते हैं कि अच्छा इस स्टेप में क्या किया था, फिर ये कैसे आया। वो आंसर नहीं बता रहे आपको, आपको आंसर तक पहुंचाना सिखा रहे हैं, यही टीचर का काम है। वो आंसर आपके दिमाग में ना भरे डायरेक्ट, बल्कि आपको जवाब तक पहुंचाए। ये बात तो सही है। फिर धीरे धीरे हिंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विच इंटरप्रिटेशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द टीचर इज प्रमोटिंग इंडिपेंडेंट डिस्कवरी बाय कंप्लीटली अवॉइडिंग गाइडेंस। ऐसा नहीं है कि वो गाइडेंस देना ही नहीं चाह रहे, गाइडेंस है, लेकिन गाइडेंस डायरेक्ट जवाब नहीं दे रही, जवाब तक पहुंचा रही है आपको। तो ये बात तो गलत हो गई कि शिक्षिका पूर्णतः बिना मार्गदर्शन के खोज आधारित अधिगम को बढ़ावा दे रही है। द टीचर इज ग्रेजुअली ट्रांसफरिंग कॉग्निटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द मोर नॉलेजेबल अदर टू द लर्नर थ्रू फेडिंग स्कैफोल्डिंग। मोर नॉलेजेबल अदर से धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे पे जा रही है, धीरे धीरे स्कैफोल्डिंग को हटाया जा रहा है, मदद को हटाया जा रहा है। बात सही है। द टीचर, ताकि इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने लगे। द टीचर इज डिलेइंग कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, को डिले कर रही है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के चलते, नहीं, ये बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का कोई सेंस बनता ही नहीं है वाइगोत्स्की की थियरी में। द टीचर इज असेसिंग ओनली द लर्नर्स इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, नहीं भाई वो उसको आगे, इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस मतलब जितना वो खुद से कर पाए उसका आकलन कर रही होती, तब तो ये सही हो जाता। वो तो उसको मदद कर रही है, जहां वो डिफिकल्टी महसूस कर रहा है उससे वो इंडिपेंडेंस की तरफ जा सके। ऐसा नहीं है कि वो मदद देना ही नहीं चाह रही है।
तो सेकंड ऑप्शन ही यहां सही बनता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ये क्या कहता है, ड्यूरिंग अ साइंस एक्टिविटी, यानी एक विज्ञान की गतिविधि के दौरान, अ टीचर डेलिबरेटली ग्रुप्स स्टूडेंट्स विद मिक्स्ड एबिलिटी लेवल्स, अलग अलग क्षमता वाले बच्चे हैं, विभिन्न क्षमता वाला समूह है जो कि अच्छा माना जाता है। एक बच्चा है जो इजी क्वेश्चंस कर सकता है, एक है जो डिफिकल्ट कर सकता है, एक है जो मॉडरेट कर सकता है, एक बच्चा है जिसका मैथ्स अच्छा है, एक बच्चा है जिसके 90% आते हैं, दूसरा है जिसके शायद 60 आते हो। तो हर तरह का बच्चा है, मिक्स्ड एबिलिटी यानी अलग अलग एबिलिटी वाला बच्चा, हेट्रोजेनस ग्रुप है। शी इंस्ट्रक्ट्स द हायर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स नॉट टू प्रोवाइड आंसर्स बट टू आस्क क्वेश्चंस, ऑफर क्लूज एंड एनकरेज रीजनिंग। यानी जो बच्चे हाई परफॉर्मेंस वाले हैं, यानी जो थोड़े गिफ्टेड टाइप के हैं, जो जानते हैं चीजें, उनसे वो डायरेक्ट जवाब देने की बजाय संकेत, हिंट देने को कह रही है दूसरे बच्चों को, या फिर बताने को कह रहे हैं कि हिंट दो, संकेत दो, या उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं ताकि उनकी थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो। द टीचर्स स्ट्रेटजी इज प्राइमरली इंटेंडेड टू, ये जो रणनीति है शिक्षिका की या शिक्षक की, वो किस उद्देश्य को दर्शाती है, मैक्सिमाइज पीयर कंपटीशन फॉर हायर अचीवमेंट, कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, सहयोग की बात करेंगे वाइगोत्स्की या पियाजे। ये एक दूसरे के साथ गला काट प्रतिस्पर्धा की बात करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है ना। ट्रांसफॉर्म पियर्स इनटू मोर नॉलेजेबल अदर्स हु फैसिलिटेट लर्निंग विद इन द लर्नर्स ZPD। ये जो दोस्त हैं ये मोर नॉलेजेबल अदर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको हिंट मिलेगी तो वो हेल्प मिलेगी उनको, तो कोऑपरेट करके सीख रहे हैं, कोलैबोरेट करके सीख रहे हैं, सहयोग करके सीख रहे हैं। रिप्लेस द टीचर्स इंस्ट्रक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, के आपस में ही पढ़ा लें बच्चे एक दूसरे को, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो, ऐसा नहीं है, टीचर भी है वहां। Ensure that every learner reaches identical achievement level, हर बच्चा सेम लेवल पे पहुंच जाए। आइडेंटिकल लेवल नहीं हो सकता, हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, सबको रोबोट नहीं बनाना है आइडेंटिकल अचीवमेंट लेवल पे पहुंचा करके, है ना, सबकी अपनी क्षमता के अनुसार वो अपने लेवल पहुंचेंगे। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी वो दायरा जहां अगर आपको मदद मिले, यानी मदद क्या है, स्कैप फोल्डिंग को मदद कहते हैं, मिलेगी किसके द्वारा, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा। कहां दी जाएगी मदद, ZPD में दी जाएगी, जहां आप हेल्प से सीख सकते हैं। एक दायरा है जहां आप खुद से सारी चीजें कर लेते हैं, जिसको ZAD कह देते हैं कई बार, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी इंडिपेंडेंटली आप कर लेंगे इस दायरे में। इसके बाहर आप किसी की मदद के साथ कर लेंगे, जैसे पेपर आप क्लियर कर सकते हैं, बस मदद की जरूरत है। खुद से आपके 10 नंबर आ रहे थे, पढ़ने लगे, क्लासेस लेने लगे, तो ये ZPD में है, आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, संभावित विकास के क्षेत्र में है, तो आपके 30 नंबर भी आएंगे पेपर में। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आउट ऑफ रीच हैं, जो आप अब कल को कोई कहे आप साइंटिस्ट बन जाएंगे कल ये क्लास लेके, नहीं, ये उससे बाहर की बात है, आपके दायरे से बाहर की बात हो गई, क्योंकि काम कुछ और हो रहा है, बात कुछ और हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है, A newly appointed teacher initially depends on a senior colleague for planning lessons, classroom management, and assessment strategies. After several months, she independently designs effective lessons and begins mentoring another new teacher. From Vygotsky's perspective, this sequence best represents. यानी एक नई अपॉइंटेड टीचर है, एक नए नियुक्त शिक्षक प्रारंभ में पाठ योजना में यानी लेसन प्लानिंग में या कक्षा के क्लासरूम के मैनेजमेंट में, इवैल्यूएशन में अपने वरिष्ठ शिक्षक पर निर्भर रहते हैं या उनसे मदद लेते हैं। जब आपकी नई नई नौकरी लगेगी, आपसे जो सीनियर टीचर्स हैं आप उनसे हेल्प लेते हैं, टाइम टेबल बनाने में, लेसन प्लानिंग में, या जहां भी आप अटक रहे हो। तो यानी मोर नॉलेजेबल अदर हो गए, वो आपके लिए आपसे पहले से काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में। From Vygotsky's perspective, this sequence best represents observational learning followed by reinforcement. यहाँ reinforcement की कोई बात नहीं है कि good, very good, शाबाश कह के नहीं सिखाया जा रहा है आपको। Internalization of socially mediated knowledge leading to independent functioning. कि समाज के द्वारा जो मध्यस्थ, यानी वो जो आपके सीनियर टीचर्स हैं, उन्होंने मीडिएट किया है, उन्होंने हेल्प किया, मध्यस्थता की है आपको चीजें सीखने में, और फिर आप स्वतंत्र रूप से करने लग जाएंगे, पहले जब मदद से कर रहे हैं तो मोर नॉलेजेबल अदर स्कैफोल्डिंग दे रहा है ताकि आप सीख जाएं या हेल्प मिल जाए आपको। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिटर्मिन्ड एंटायरली बाय एक्सपीरियंस, नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस थोड़ी, इसमें सोसाइटी इन्वॉल्व है। वो खुद से करके आप सीख रहे होते तो बोल देते हम कि अकेले कर रहे थे, एक्सपीरियंस लेके जो प्याजे मानेंगे इस बात को। ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस थ्रू प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये कोई ऐसा नहीं है कि बुद्धि को रिप्लेस किया जा रहा है प्रोफेशनल प्रैक्टिस के द्वारा, फालतू बात। सेकंड ऑप्शन, सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा यही है, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है, बात हो गई खत्म। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 30 सवाल हैं आपके, अगेन 30 सवालों का सेट है। अ चाइल्ड लर्न्स ट्रेडिशनल पॉटरी बाय ऑब्जर्विंग फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों को देखकर पारंपरिक मिट्टी के बर्तन बनाना बच्चा सीखता है। मान लो किसी बच्चे के घर में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उसके पिताजी का व्यापार है वही, या वो वही करते हैं, तो उसने अपने, या उनको शौक है मे बी पॉटरी का, तो वो बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के घड़े बनाते हैं मान लो, तो बच्चे ने देख करके बस सीख लिया है, ठीक है। रिसीविंग, किसी बच्चे के घर में दुकान है तो उसका कैलकुलेशन बेटर हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने पिताजी को देख करके वो सीखा है, देखा है, ठीक।
मेंबर्स रिसीविंग ओकेजनल प्रॉम्प्ट्स, बीच बीच में उसको हेल्प भी मिलती है, फैमिली मेंबर्स हेल्प करते हैं, बेटा ऐसे नहीं, पहली बार बनाएगा तो हो सकता है टूट भी जाए, तो आपको हाथ भी लगा देगा आकर के, उसके माताजी पिताजी उसको हेल्प कर रहे हैं वो घड़ा बनाने में। एंड इवेंचुअली क्रिएटिंग इनोवेटिव डिजाइन्स वाइल प्रेजेंटिंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स, धीरे धीरे वो अपने डिजाइन भी बनाने लगता है, शुरुआत में हेल्प लेता था बेसिक बनाने के लिए भी, मोर नॉलेजेबल अदर की। ये वाइगॉत्स्की कैसे इसको कहेंगे, क्रिएटिविटी डेवलप्स ओनली आफ्टर बायोलॉजिकल मैचुरेशन इज कंप्लीट, बायोलॉजिकल मैचुरेशन की बात, जैविक परिपक्वता, हेरिडिटी, आनुवंशिकता की बात नहीं करते हैं वाइगॉत्स्की, आपको नहीं मिलेंगे करते हुए। सेकंड ऑप्शन है कल्चरल टूल्स, यस, जो सोसाइटी और कल्चर और लैंग्वेज है ये तीनों मिलकर के यहां सिखा रहे हैं। कल्चरल टूल्स आर इंटरनलाइज्ड थ्रू गाइडेड सोशल पार्टिसिपेशन एंड लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंडिपेंडेंट हायर मेंटल फंक्शनिंग, सांस्कृतिक उपकरण निर्देशित सामाजिक सहभागिता के माध्यम से आंतरिकरण हो जाता है, यानी आप अपना बना लेते हैं, जो इंस्ट्रक्शन आप बाहर से भर रहे हैं अपने दिमाग में, और अपनी एक समझ बनती है, बच्चा अपनी क्रिएटिव चीजें भी करना शुरू कर देता है। सिर्फ रेपिटेशन से हो रहा है ये नहीं, जहां अटक रहा है वहां हेल्प लेने से हो रहा है, सिर्फ रिपीट करने से नहीं। सोशल इंटरेक्शन बिकम्स अननेसेसरी, नहीं भाई, सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग, तो सेकंड ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो आप ऐसे देख सकते हो कि बच्चे ने ऑब्जर्व किया बर्तन बनाते हुए अपने पिताजी को, फिर जब उसने खुद से बनाया तो उसको हेल्प की जरूरत पड़ी क्योंकि अटक रहा था या गड़बड़ हो रही थी, फिर उसने प्रैक्टिस की, ये जो सीखा साथ में सपोर्ट के साथ, और इंडिपेंडेंटली फिर वो ये करने लगा। जब वो प्रैक्टिस कर रहा था उसने इंटरनलाइज किया, यानी अपने दिमाग में भर लिया, जो भी उसने सीखा था गाइडेड इंस्ट्रक्शन के दौरान वो इम्बाइब कर लिया, अपना बना लिया उसने, रट्टा नहीं लगाया यहाँ पे, अपनी इंडिपेंडेंट सपोर्ट से सीखा है करके एक्टिविटी, तो इंटरनलाइज करने की भी बात होती है वाइगॉत्स्की के केस में। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ टीचर क्लेम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टू रिड्यूस द डिफिकल्टी ऑफ लर्निंग टास्क्स but to identify the level at which learners can succeed with appropriate mediation. Which interpretation most accurately reflects this statement? यानी एक टीचर हैं जो कहती हैं कि मेरा कार्य सीखने को आसान बनाना नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि उचित मध्यस्थता यानी हेल्प के द्वारा, एक एप्रोप्रिएट हेल्प या गाइडेंस के द्वारा, गाइडेंस अगर दी जाए बच्चे को तो विद्यार्थी किस स्तर तक पहुंच सकता है ये जानना है। सिर्फ आसान बनाना नहीं है सीखने को, आपका पोटेंशियल को बढ़ाना है, तो अच्छी बात है ये तो। वाइगॉत्स्की मानेंगे इस बात को। इंस्ट्रक्शन शुड रिमेन स्लाइटली बिलो द लर्नर्स प्रेजेंट एबिलिटी, करंट लेवल से हल्का सा अप होना चाहिए, स्लाइटली अप नॉट बिलो। जितना जानता है उससे वर्तमान क्षमता से कम रखोगे, अगर आप जितने सवाल सॉल्व कर लेते हो उससे भी आसान सवाल में दूंगी तो उसका फायदा नहीं होगा, हल्का सा डिफिकल्टी लेवल रहना चाहिए, अप +1 लेवल का डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए। इफेक्टिव टीचिंग फोकसेज ऑन द लर्नर्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वेयर कॉग्निटिव ग्रोथ इज सपोर्टेड, ये बात एकदम सही है। जो सीखने का संभावित क्षेत्र है उस स्तर पे लर्निंग होनी चाहिए, उस हिसाब से चैलेंजेस दिए जाने चाहिए। टीचिंग शुड ऑलवेज बिगिन विद डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं चाहिए दिमाग में डायरेक्ट जवाब नहीं भर देने हैं, सीधा व्याख्यान की बात नहीं करेंगे वाइगॉत्स्की कि बस लेक्चर दे दो, वो बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे, जवाब तक पहुंचने की बात करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स प्रीमरली ऑन बायोलॉजिकल रेडीनेस, नहीं भाई, बायोलॉजिकल रेडीनेस अगेन जेनेटिक्स की बात करता है, इसकी बात वाइगॉत्स्की नहीं करते, नहीं तो ये भी पियाजे की तरह स्टेजेस दे चुके होते कि 2 से 0 जन्म से 2 वर्ष तक इतना, फिर 2 से 7 तक इतना, 7 से 11 इतना, 11 एंड अबव इतना। इन्होंने स्टेजेस नहीं दी डेवलपमेंट की, विकास को कॉन्टिन्यूस मानते हैं यानी सतत मानते हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल मेच्योरिटी की बात नहीं करेंगे, सेकंड ऑप्शन ही सही है। एक थोड़ा सा लेंदी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे एक बार और जवाब देंगे, मैं जल ग्रहण कर लेती हूं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन विल द सुपर टेट बैच स्टार्ट। यूपी टेट का रिजल्ट आ जाने दो एटलीस्ट, है ना, बहुत आप लोगों की डिमांड है, एक बार यूपी टेट का रिजल्ट आने दो फिर कर देंगे शुरू। असर्शन क्या है यानी कथन क्या है, अ टीचर ऑब्जर्व्स दैट सर्टेन लर्नर्स कंसिस्टेंटली रिक्वायर केयरफुली सीक्वेंस्ड प्रॉम्प्ट्स, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग एंड इंटरमिटेंट फीडबैक बिफोर दे आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी बच्चों को, कई बच्चों को हेल्प चाहिए होती है अपना कॉन्सेप्ट बनाने से पहले। ड्यूरिंग क्लासरूम ट्रांजेक्शंस इंटरप्रेटिंग सच डिपेंडेंस एज एविडेंस ऑफ लोअर कॉग्निटिव, लेकिन किसी को ये लगता है, अगर टीचर को ये लगने लगे कि अगर हेल्प चाहिए तो क्षमता की कमी है या मानसिक क्षमता खराब है, तो ये गलत है, ये निष्कर्ष गलत है। अगर बच्चा आपसे पूछ रहा है डाउट या बहुत सवाल पूछता है, इसका मतलब ये नहीं उसकी समझ में कमी है या आईक्यू कम हो गया, ये गलत हो गया। Within Vygotsky's socio-cultural framework, instructional decisions are expected to be informed not merely by learners' independently demonstrated competence, but by the extent to which appropriately mediated participation enables them to engage successfully. बच्चा मध्यस्थता के माध्यम से सीखता है, हेल्प मिलेगी तो सही हो जाएगा। कौन सा जवाब, फर्स्ट जवाब, बोथ assertion and reason are true। कैसे ट्रू है भाई, अ टीचर ऑब्जर्व्स दैट सर्टेन
Okay, understanding during classroom transaction, interpreting such dependence as evidence of lower cognitive competence may lead to an inaccurate pedagogical judgment. हाँ, ये बात सही है, लास्ट वाली लाइन मैंने भी नहीं पढ़ी कि भाई अगर आप इसको निम्न क्षमता या निम्न संज्ञानात्मक क्षमता मान रहे हैं तो ये प्रमाण मान लेना शिक्षण की दृष्टि से भ्रामक निष्कर्ष सिद्ध हो सकता है। ये बात सही है कि ये भ्रामक हो जाएगा अगर आप ऐसा मानते हैं। तो दोनों बातें सही है और रीजन भी सही दिया है, क्योंकि उससे बच्चा वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां वो पहुंच सकता है। ठीक है, वो लास्ट की लाइन मैंने नहीं पढ़ी थी, टेस्ट कर रही थी मैं आपको, ऐसे ही कहते हैं टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, असर्शन और रीजन क्या कहता है, फटाफट से समझिएगा। ये कहता है चिल्ड्रन ग्रेजुअली इंटरनलाइज सोशली शेयर्ड नॉलेज एंड यूज इट इंडिपेंडेंटली। बच्चे सामाजिक रूप से साझा किए गए ज्ञान को धीरे धीरे आत्मसात करके स्वतंत्र रूप से उपयोग करने लगते हैं। भाई आपने रामायण देखी, महाभारत देखी, अपने आसपास लोगों से इंटरेक्ट करा, नानी दादी से कहानियां सुनी, चर्चाएं की घर पे टॉपिक्स पर, तो क्या होगा, आपने जो समाज में देखा, जो मूवीज आप देख रहे हैं, हर चीज का प्रभाव पड़ेगा। फिर आप अपनी एक समझ बनाते हैं ये सारे इंटरेक्शन से। बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत क्या है, एकदम सही बात है, ऐसा ही कह रहे हैं वाइगॉत्स्की, समाज और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है आपकी समझ पे। रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की एवरी हायर मेंटल फंक्शन फर्स्ट अपीयर्स बिटवीन पीपल बिफोर बिकमिंग पार्ट ऑफ इंडिविजुअल थिंकिंग। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग या अनुसार प्रत्येक उच्च मानसिक क्रिया, जो भी हायर मेंटल फंक्शन है, पहले सामाजिक स्तर पर उत्पन्न होता है, फिर लोग उसको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। गलत नहीं कह सकते इस बात को हम। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑप्शन 90% लोग सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ये अच्छा सवाल है, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो गया था, तो इसको अलग अलग टाइप कराया है। देखना एक बार, चार बच्चे हैं, स्टूडेंट ए है, बी है, सी है और डी है। स्टूडेंट ए है, मैं हिंदी में बता देती हूँ, हिंदी में आगे दिखा भी दूंगी, जो सॉल्व करता है हर एक प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली, बट डिस्कस नहीं करता स्ट्रेटेजी, खुद से सॉल्व करता है। स्टूडेंट बी है, कैन नॉट सॉल्व इंडिपेंडेंटली बट सक्सेसफुली सॉल्व्स मोस्ट प्रॉब्लम्स आफ्टर डिस्कसिंग देम विद अ केपेबल पीयर। बी वाला जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं करता, किसी की मदद लेता है, फिर डिस्कस करता है जब अपने से बेहतर या समकक्ष जिस पीयर के साथ, अपने सहपाठी, अपने क्लासमेट, अपने दोस्त के साथ। ठीक है। स्टूडेंट सी है, सिंपली कॉपी करने वाला है ये। डी है, जो आस्क्स रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस टू क्लासमेट्स व्हाइल सॉल्विंग कोलैबोरेटिवली, ये बच्चों से रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अब आपको समझना है कौन सा जवाब सही है। सेकंड ऑप्शन 56% लोग कह रहे हैं, जो मुझे भी सही लग रहा है। देखते हैं, देखिए इन दोनों को तो हटा देते हैं, देखते हैं सवाल कहता क्या है। फ्रॉम अ वाइगॉत्स्कियन पर्सपेक्टिव विच इनफेरेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर बात कौन सा एक बच्चा है जो दर्शाता है उनकी थियरी को ध्यान में रखते हुए। तो स्टूडेंट ए है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है हाईएस्ट लर्निंग पोटेंशियल बिकॉज इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस अलोन रिफ्लेक्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऐसा वाइगॉत्स्की नहीं कहते कि जो इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस है उसी से हायर मेंटल लेवल का पता लगेगा जो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है। नहीं, वो तो कह रहे हैं समझ, दूसरों की सहायता लेकर के। अब कल को अगर आप 30 में से 30 नंबर लाते हैं ये सेशंस देख करके, या कोई टीचर बन जाता है हमारे कोर्सेज देख करके, खुद से पढ़ाना शुरू कर देता है, तो ये कोई गलत बात है? नहीं, समझ बेहतर हुई है, ठीक है। स्टूडेंट बीज परफॉर्मेंस प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्गर एविडेंस ऑफ लर्निंग पोटेंशियल, कि लर्निंग पोटेंशियल है बच्चे में, इसलिए हेल्प लेकर के जो स्टूडेंट सी है जो उसकी मदद कर रहा है, पार्टिसिपेट कर पा रहा है, ये अच्छी बात है अपने ZPD में। स्टूडेंट सी इज लर्निंग मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज कॉपी करना बहुत अच्छी बात है। नहीं, सी जो कि सिर्फ कॉपी कर रहा था, ये बच्चा है जो अपनी लर्निंग पोटेंशियल बेहतर दर्शा रहा है कि सीखने की क्षमता है, क्योंकि हेल्प लेके सीख रहा है। डी इज क्वेश्चनिंग इंटरफेरेंसेस विद कोलैबोरेटिव लर्निंग। नहीं, इंटरफेरेंस कहां, ये तो सही है, डी तो कोलैबोरेट करके सीख रहा है, ऑप्शन उल्टा कह रहा है ये फोर्थ ऑप्शन। तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन यहाँ सही बचता है। हिंदी में पढ़ लो इसको 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में मत पढ़ो, 10 सेकंड में पढ़ लो, 20 में पढ़ लो, है ना। कि तो बी वाला बच्चा है जो यहाँ पे लर्निंग पोटेंशियल सबसे अच्छा शो करता है वाइगॉत्स्की की थियरी की माने तो, क्योंकि वाइगॉत्स्की की थियरी के अकॉर्डिंग ही हमसे जवाब पूछा भी है। ठीक है, बात सही है, सेकंड ऑप्शन 82% लोग बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बी की तुलना में बी बेहतर है, क्योंकि सी तो सिर्फ कॉपी कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल, 10 सवाल और हैं इसके बाद। अ स्कूल इंट्रोड्यूसेस AI असिस्टेड लर्निंग सॉफ्टवेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर है जो स्कूल इंट्रोड्यूस करता है, बच्चों के सामने उपयोग करना शुरू करता है, स्कूल में AI आ जाता है। That analyzes learners' responses and provides progressively reduced hints as competence increases. जैसे जैसे इस सॉफ्टवेयर में बच्चा जिस जिस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करता जाएगा, उसको हिंट देना कम कर दिया जाएगा, क्योंकि वो खुद से कर पा रहा है, यानी स्कैफोल्डिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी जब इंडिपेंडेंटली करने लगे बच्चा, जो हेल्प मिल रही है टीचर से। भाई आप कम पूछोगे ना सवाल, जब आपसे सवाल खुद से सॉल्व होने लगते हैं तो डाउट कम आएंगे उस समय।
तो धीरे धीरे आप टीचर जो है वो आपको हेल्प हटा लेता है और फिर आप फाइनली पेपर दे आते हैं जाकर के। भाई ये जो चर्चा हो रही है स्कैफोल्डिंग का ही उदाहरण है, बात तो सही है। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रॉम वाइगॉत्स्कीज पर्सपेक्टिव? वाइगॉत्स्की के दृष्टिकोण से इस व्यवस्था की सर्वोत्तम व्याख्या कौन सी है? कि ये जो एआई सॉफ्टवेयर है, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर में गेम भी खेल रहे हैं तो वो जब आप अटकते हैं जिस लेवल पे तो आपको हिंट देता है कई बार, फिर हिंट हटा ली जाएगी जैसे जैसे आप खुद से करने लगेंगे, यानी स्कैफोल्डिंग कम कर ली जाएगी, टेम्परेरी हेल्प कम कर ली जाएगी, जहां जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा और आपका समझने का स्तर सुधरता जाएगा। द सॉफ्टवेयर रिप्लेसेस द नीड फॉर सोशल इंटरेक्शन, ऐसा नहीं है। द सॉफ्टवेयर फंक्शंस एज अ मीडिएटेड टूल, यस, मध्यस्थता के टूल के रूप में काम कर रहा है ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, है ना। टेम्परेरी हेल्प मिल रही है, मोर नॉलेजेबल अदर के रूप में काम कर रहा है और धीरे धीरे सपोर्ट को फेड किया जा रहा है, यानी कम किया जा रहा है स्कैफोल्डिंग को। लर्निंग इज डिटर्मिन्ड प्रीमरली बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रादर देन ह्यूमन कॉग्निशन, कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं तय कर दी है लर्निंग, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, सीखने का एक माध्यम बन रहा है, मीडिएट कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है सॉफ्टवेयर टीचर के रूप में। गाइडेड असिस्टेंस शुड रिमेन कांस्टेंट टू अवॉइड लर्नर डिपेंडेंस ऑन इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बच्चों को खुद से करने ही मत दो, हमेशा गाइडेड इंस्ट्रक्शन देते रहो। वो वाले माँ बाप बन जाओ हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, एक तो जो हर समय आगे पीछे घूमते रहे, बच्चों को बैसाखियां पकड़ा दें, चलना ना सीखने दें। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग कभी तो बच्चों को करने देनी है ना आपको, सोसाइटी हेल्प कर सकती है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ बेहतर है, बाकी सब तो वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग जा ही नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये 4 स्टेटमेंट हैं और आपको देखना है कौन से चारों में से कौन सही है, चारों सही है या कोई सही नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेव वाइगॉत्स्की सोशियो कल्चरल थियरी, वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट प्रोडक्टिव व्हेन इट टारगेट्स एबिलिटीज दैट आर स्टिल डेवलपिंग रादर देन दोज ऑलरेडी मास्टर्ड, यानी शिक्षण जो है, इंस्ट्रक्शन जो है, वो सबसे अधिक प्रभावी तब होती है या होता है जब वह उन क्षमताओं को लक्ष्य बनाती है जो अभी विकसित हो रही हैं, जो एबिलिटीज बच्चा डेवलप कर रहा है, ना कि केवल जो उसे पहले से आता है। भाई अगर आपको उतना ही कराया जाएगा जो सवाल आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर आपकी जो क्षमता डेवलप हो सकती थी, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ऊपर जा सकता था, जो पेपर के लिए भी अच्छा है, वो नहीं हो पाएगा। तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि जितना मास्टर कर लिया बस उसी लेवल के सवाल कराओ। तो ये बात तो सही है। इफेक्टिव स्कैफोल्डिंग ग्रेजुअली डिक्रीजेस एज लर्नर्स अज्यूम ग्रेटर कॉग्निटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे जैसे बच्चे की समझ बेहतर होने लगती है, वैसे ही धीमे धीमे आप स्कैफोल्डिंग को ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। ये बात भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है, डायनेमिक असेसमेंट एम्फेसाइजेस द लर्नर्स पोटेंशियल परफॉर्मेंस अंडर एप्रोप्रिएट मीडिएशन रादर देन ओनली इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस। डायनेमिक असेसमेंट क्या है, बच्चे आपस में एक दूसरे को असेस कर रहे हैं, जहां हेल्प मिल रही है टीचर की हेल्प ले रहे हैं, एक्टिव है बेसिकली, आकलन 360 डिग्री आकलन है, सेल्फ असेसमेंट भी कर पा रहा है बच्चा, खुद से भी वो खुद को आकलन कर पा रहा है, आपस में बच्चे एक दूसरे से पूछ ले रहे हैं सवाल, टीचर भी आकलन कर रहा है। तो ये डायनेमिक असेसमेंट है, गतिशील है, जिसमें बच्चा एक्टिव है, टीचर एक्टिव है, उसका सहपाठी भी एक्टिव है, अच्छी बात है। ये तो गत्यात्मक आकलन बेहतर है जहां बच्चा एक्टिव होगा, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। प्राइवेट स्पीच इज कंसिडर्ड एन ऑब्स्टेकल, देखिए प्राइवेट स्पीच को कभी भी ना, जो निज वाक है, खुद से बात करना है 3 से 6 वर्ष में, उसको ऑब्स्टेकल या बाधा नहीं मानना है, वो सेल्फ रेगुलेशन में अपने विचारों के को रेगुलेट, एन ऑब्स्टेकल टू सेल्फ रेगुलेट, उल्टा कह दिया उन्होंने कि निज वाक जो है वो आत्म नियमन में बाधा डालेगा, जबकि आप खुद से बात करके, सेल्फ टॉक करके या प्राइवेट स्पीच से आप खुद को डायरेक्ट करते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं कि यार ये वाला नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है, खुद से बात कर रहे हैं आप, तो इससे तो ऑब्स्टेकल थोड़ी, ये तो हेल्पफुल होता है सेल्फ रेगुलेशन में, इन्होंने उल्टा बोल दिया। तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया यहाँ, बाकी के तीनों सही हैं, जो कि 57% लोग सही जवाब दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही हो गया, फोर्थ गलत है, तो जहां पे भी फोर्थ है वो हट जाएगा ऑप्शन, यहाँ भी फोर्थ है, यहाँ भी फोर्थ है, यहाँ भी फोर्थ है, बचा ही नहीं कुछ, फर्स्ट ही ऑप्शन बचा है, सिंपल आंसर। इसमें 57% क्यों, इसमें तो 80-90% सही जवाब देना था, आसान सवाल था। देखो जैसे स्टेटमेंट या लेंदी बनता है सवाल तो आप घबरा जाते हो, जबकि पेपर में क्वेश्चंस लेंदी आते हैं, इसलिए पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22वां सवाल क्या कहता है, अ यंग चाइल्ड लर्न्स ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी बाय वर्किंग डेली विद हर ग्रैंड मदर, इनिशियली शी कॉपीज एवरी स्टेप, लेटर शी इन्वेंट्स हर ओन पैटर्न्स व्हाइल प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स, यानी एक बच्ची है जो अपनी दादी के साथ प्रतिदिन पारंपरिक कढ़ाई सीखती है, दादी को देख देख करके वो एम्ब्रॉयडरी करना सीख रही है। प्रारंभ में वह प्रत्येक चरण की नकल करती है, जैसे जैसे दादी करती है वैसे वैसे करती है, फिर अपने एक्सपेरिमेंट करके अपना नया डिजाइन बनाने लगती है जब सीख जाती है तो, यानी डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। शुरुआत में स्कैफोल्डिंग फिर हट जाएगी जैसे ही वो खुद करने लगेगी। बेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग, कल्चर लिमिट कर रहा है क्रिएटिविटी को, नहीं बढ़ावा दे रहा है कल्चर। तो अगर उसने देखा ही नहीं होता दादी को एम्ब्रॉयडरी करते हुए, सीखती ही नहीं, जरूरी नहीं है कि सीखती, तो उसने तो हेल्प किया ना दादी को करते हुए देखने, या किसी ने अचार बनाना सीखा है अपनी नानी से या दादी से, तो वो हेल्पफुल है, कल्चर से सीखी है आपने वो चीज।
कल्चरल टूल्स बिकम इंटरनलाइज्ड एंड सपोर्ट हायर थिंकिंग। यस, जो कल्चर के टूल्स हैं, जो कल्चर में आपने देखा सांस्कृतिक उपकरण जो है वो आंतरिक बन जाते हैं, आप इंटरनलाइज कर लेते हैं, अपने अंदर भर लेते हैं उनको और अपनी एक समझ पैदा करते हैं। रट्टा लगाने की बात नहीं हुई, इंटरनलाइज करने का मतलब रट्टा लगाना नहीं है वाइगॉत्स्की की थियरी में। थर्ड ऑप्शन क्या है, लर्निंग डिपेंड्स ओनली ऑन मैचुरेशन। इसकी बात तो वाइगॉत्स्की कर ही नहीं रहे मैचुरेशन की, पहली बात तो, और मैचुरेशन बायोलॉजिकल होती है। इंटेलिजेंस डेवलप्स इंडिपेंडेंटली ऑफ सोशल इंटरेक्शन, नहीं भाई, इंटरडिपेंडेंस है, सामाजिक या अंतःक्रिया से बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है, या स्वतंत्र है बुद्धि, नहीं, ना तो सामाजिक अंतःक्रिया से, ना सोसाइटी से, ना कल्चर से, ना लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहां सही बचता है। कितने लोगों ने सही दिया जवाब? 83% लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तो ये सवाल आपने वाइगॉत्स्की कर लिया, इसके आगे आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपसे पेपर में क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा और बताइएगा। अ टीचर, और सारे नए सवाल हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, अ टीचर ऑब्जर्व्स दैट स्टूडेंट्स कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स साइंस प्रॉब्लम्स आफ्टर गाइडेड डिस्कशन बट स्ट्रगल व्हेन वर्किंग इंडिपेंडेंटली। बच्चा जब खुद से सॉल्व करता है तो हो नहीं पाता, लेकिन जब टीचर साथ में है, गाइडेड डिस्कशन चल रहा है, जैसे आप में से बहुत लोग कहते हैं कि आपके साथ सॉल्व करते हैं तो हो जाते हैं, खुद से सॉल्व करते हैं तो नहीं हो पाते। उसका एक ही मतलब है कि आप खुद से प्रैक्टिस अभी कम हुई है, जब मैं पढ़ के बताती हूं तो आप मतलब समझ जाते हैं, तो पढ़ के समझने में मैं आपकी हेल्प कर दे रही हूं, इसलिए गाइडेड इंस्ट्रक्शन में तो हो जा रहा है जब आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, फिर वो धीरे धीरे खुद से भी होने लगेगा अगर आप इनफ टाइम देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे वही बात कही गई है कि एक शिक्षक देखता है कि विद्यार्थी मार्गदर्शित चर्चा के बाद, यानी गाइडेड लर्निंग में, गाइडेड डिस्कशन में, जहां उसके दोस्त या फिर टीचर गाइड कर रहे हैं उसको, वो मुश्किल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है या कर लेता है, लेकिन अकेले कार्य करने में कठिनाई होती है। तो शिक्षक का दीर्घकालिक उद्देश्य स्वायत्त अधिगमकर्ता विकसित करना है। द टीचर्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑटोनोमस लर्नर्स इंडिपेंडेंटली। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी कि मेरे साथ ही सवाल सॉल्व करो, आप पेपर में खुद से सवाल सॉल्व करके आ पाओ, ऑब्जेक्टिव तो ये है, उद्देश्य तो ये है, लेकिन शुरुआत में आपको हेल्प लगेगी, फिर धीरे धीरे हेल्प कम हो जाएगी, आप खुद से करने लगोगे। विच स्ट्रेटजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, बेहतरीन कौन सा स्ट्रेटजी है यहाँ पे, कंटिन्यू प्रोवाइडिंग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बिफोर एवरी एक्टिविटी। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक गतिविधि से पहले पूरा समाधान ही बता दो, नहीं, आपको पहले मैं क्वेश्चन देती हूँ ना कि पढ़ लो, खुद से सॉल्व करो पहले, फिर हम चर्चा करते हैं। ग्रेजुअली विदड्रॉ, या कई लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं, ग्रेजुअली विदड्रॉ प्रॉम्प्ट्स व्हाइल एनकरेजिंग लर्नर्स टू जस्टिफाई एंड मॉनिटर देयर ओन थिंकिंग। ये बात सही है कि संकेतों को, जो हेल्प दी जा रही है, हिंट दिए जा रहे हैं, इनको धीरे धीरे कम करते जाएंगे। जैसे ही विद्यार्थियों को अपने तर्क और चिंतन का स्वयं मूल्यांकन करने हेतु प्रेरित करना, धीरे धीरे हेल्प कम कर दी जाती है और आप जल्दी जल्दी सवाल करने लगते हो, है ना। जब हम मॉक वगैरह लगाते हैं तो मैं एक टाइम पे आपको कहूंगी कि भाई इसको टेस्ट की तरह लेना है, फटाफट से सवाल खुद से पढ़ना है और खुद से सॉल्व करना है, कम समय दिया जाएगा, इतनी लंबी चर्चा नहीं करेंगे। तो हेल्प धीरे धीरे कम होती जाती है, विड्रॉ होते जाते हैं ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं, हिंट हैं, क्योंकि आप खुद से वो काम करना सीख जाते हो इंडिपेंडेंटली। रिप्लेस कोलैबोरेटिव वर्क विद डेली ड्रिल एक्सरसाइज, ड्रिल प्रैक्टिस, रट्टाफिकेशन से दूर रहना है। रिड्यूस द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ऑल फ्यूचर टास्क, नहीं भाई, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा रखना है, कठिनाई का स्तर जितना आता है बच्चे को उससे हल्का सा ऊपर, ठीक, नहीं तो डिफिकल्टी लेवल ही खत्म हो जाएगा तो बोर हो जाएगा बच्चा। सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वाइगॉत्स्की की थियरी के, एजुकेशनल इंप्लीकेशन कह लीजिए या शैक्षिक अनुप्रयोग कह लीजिए, कि क्लास में आप कैसे यूज करेंगे इस थियरी को। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, यानी बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, समूह में जब एक्टिविटी करते हुए नजर आए तो हाँ वाइगॉत्स्की की बात हो रही है, ये अच्छी बात है। पीयर ट्यूटरिंग, यानी साथी शिक्षण, बच्चे एक दूसरे को सिखा रहे हैं। भाई हो सकता है आपका मैथ्स वीक है तो आपके दोस्त का मैथ्स मजबूत है, और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको इंग्लिश सिखा सकते हैं, वो आपसे मैथ्स सीख सकता है। या एक सवाल उससे सॉल्व हो रहा है तो आप उससे मदद ले रहे हैं, वो दूसरे में आपसे मदद ले रहा है, तो एक दूसरे को सिखा रहे हैं, साथी समूह शिक्षण है, पीयर ट्यूटरिंग है। कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव यानी सहायता मिल रही है, कोलैबोरेटिव में भी आप साथ में काम कर रहे होते हैं, कोऑपरेटिव में थोड़ी सहायता की मात्रा ज्यादा होती है, हेल्प थोड़ी और ज्यादा होती है कोऑपरेटिव में। बात दोनों ग्रुप में ही चल रही है, ग्रुप दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में से जो भी ऑप्शन में आ जाए, एक ऐसे अलग से चूज करने को नहीं कहेगा, चाहे कोलैबोरेटिव आए चाहे कोऑपरेटिव आए। असिस्टिव लर्निंग, यानी ग्रुप, या जो हम कह रहे हैं यहाँ पे गाइडेड इंस्ट्रक्शन या असिस्टेड लर्निंग, यानी हेल्प के साथ जो लर्निंग हो रही है, कि कोई आपको गाइड कर रहा है, टीचर के गाइडेंस में या अपने दोस्त के गाइडेंस में आप सीख रहे हैं, असिस्ट कर रहा है, या आप असिस्ट करके भी सीख सकते हैं किसी को, जैसे एक इंटर्न होता है। रेसिप्रोकल टीचिंग, ये अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। पारस्परिक शिक्षण, इस बार एक सवाल आया भी था इस पे, पारस्परिक शिक्षण यानी टीचर बच्चे से, बच्चा टीचर से सीखता है, या दोनों, ये दो तरफा इंटरेक्शन है, एक तरफा नहीं है, ये कह सकते हो। इसमें आपका प्रिडिक्टिंग, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग और समराइजिंग, PQCS, ये 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ये अभी हम, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आपको आइडिया दे दिया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24। देखिएगा 4 ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के,
आपको देखना है कौन सा ग्रुप बेहतर है। ड्यूरिंग अ सोशल साइंस लेसन अ टीचर नोटिसेस ग्रुप ए शेयर्स आइडियाज क्वेश्चंस ईच अदर एंड रिफाइंस आंसर्स। ग्रुप ए के बच्चे हैं, समूह ए है, मान लो 4 बच्चों का 5 बच्चों का ग्रुप है, तो ग्रुप ए विचार साझा करता है आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से प्रश्न पूछता है तथा उत्तरों में सुधार करता है। एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं बच्चे, रिफाइन कर रहे हैं, क्वेश्चंस को बेहतर बना रहे हैं कि भाई ये ऐसे क्यों नहीं होगा, ये ग्रुप में प्रोजेक्ट में हम ये चीज भी तो कर सकते हैं। तो आपस में चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, समझ को बेहतर कर रहे हैं, बच्चा एक्टिव है, बात खत्म, अच्छी लग रही है हमें ये बात, फिर भी बाकी ऑप्शंस भी चेक करने हैं। ग्रुप बी क्या है, ये वेट करता है फॉर वन स्टूडेंट टू गिव ऑल आंसर्स, कि भाई ये वाला बच्चा इंटेलिजेंट है, इसके पास सारे जवाब होंगे, तो बाकी बच्चे दिमाग नहीं लगा रहे, वो गलत है। ये तो फिर रट्टाफिकेशन हो जाएगा, रोट लर्निंग हो जाएगी, और रटंत विद्या चलंत नहीं, आपको रटने से बचना है, बच्चे को एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना। ग्रुप सी क्या है, मेमोराइजेस टेक्स्ट बुक लाइन्स विदाउट डिस्कशन, बिना चर्चा के ही बस किताब की जो पंक्तियां हैं, लाइन्स है, उनको रट लिया है। तो रट्टाफिकेशन से अगेन दूर रहना है, जो बी में भी हो रहा है सी में भी हो रहा है। ग्रुप डी क्या करता है, कंप्लीट्स द टास्क इंडिविजुअली डिस्पाइट सिटिंग टुगेदर, कि अकेले अकेले सब बच्चे अपना अपना टास्क पूरा कर ले रहे हैं ग्रुप में बैठने की बजाय। अच्छा जी, हो सकता है ये सही है कि गलत है, हम नहीं कह सकते, अकेले अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ने क्या पूछा है, सवाल ने कहा है वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से वास्तविक सहयोगात्मक अधिगम किस समूह में दिखाई देता है, कि विच ग्रुप बेस्ट रिप्रेजेंट्स वाइगोत्स्कियन कोलैबोरेटिव लर्निंग, कि कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ मिलकर के सीख रहे हैं। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप है जो कोलैबोरेट करके सीख रहा है, तो फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप है, यानी ग्रुप ए है, जहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आइडियाज को एक दूसरे से रिफाइनमेंट कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं एक दूसरे से चर्चा करके, तो ग्रुप ए है। बाकी तीनों में तो रट्टाफिकेशन चल रही है, ये दोनों में तो रट्टाफिकेशन है, और ग्रुप डी जो है वहां इंडिपेंडेंटली बच्चा सॉल्व कर रहा है, इट्स लाइक सेल्फ स्टडी कर रहा हो, यहाँ ग्रुप में स्टडी हो रही है। तो वाइगोत्स्की तो ग्रुप को ज्यादा बेहतर बताएंगे कि ग्रुप में बेहतर सीखते हैं हम लोग। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। अगेन आपका सवाल है असर्शन और रीजन का। असर्शन क्या है, टू लर्नर्स हु एग्जिबिट एन आइडेंटिकल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, सेम लेवल का परफॉर्मेंस है, बच्चा ए है जो 70% ला रहा है और दूसरा भी है जो 70% ही अचीव करता है, ऑन अ क्लासरूम टास्क मे नेवरदलेस रिक्वायर सब्सटेंशियली डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल इंटरवेंशंस इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज देयर फ्यूचर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि किसी कक्षागत अधिगम कार्य में दो शिक्षार्थी यदि स्वतंत्र रूप से समान स्तर का प्रदर्शन करते हैं, आइडेंटिकल, दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे हैं, तब भी उनके भावी संज्ञानात्मक विकास को अधिकतम करने के लिए उद्देश्य से शिक्षक को उनके लिए भिन्न भिन्न शिक्षण हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि टीचर को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन प्लान करने पड़ सकते हैं, बेशक सेम नंबर ला रहे हो बच्चे, क्योंकि किसी बच्चे का इंटरेस्ट, किसी बच्चे का पोटेंशियल किसी क्षेत्र में हो सकता है सेम नंबर ला रहा हो, लेकिन ये साइंस में आपको दिख रहा है कि इसका इंटरेस्ट उस तरफ है, दूसरा बच्चा है जिसका एसएसटी में जो ज्यादा बेहतर कर सकता है। भाई सारे 90% लाने वाले बच्चे, सबको सिर्फ क्या कहते हैं, साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए 11th में, तो ये तो वैसी बात हो गई, गलत है। भाई हो सकता है एक बच्चा 95% लाया हो, बट उसका इंटरेस्ट एरिया जो है वो ह्यूमैनिटीज में है, उसको आगे जाके लॉयर बनना है मान लो, तो जबरदस्ती उसको साइंस में क्यों घुसाना है ना। तो ये वैसी बात हो गई कि सेम नंबर लाने पे भी इंस्ट्रक्शन अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विविधताएं हैं बच्चों में, ये बात सही है। रीजन क्या है इसका, द एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ असेसमेंट लाइज ओनली इन आइडेंटिफाइंग व्हाट लर्नर्स कैन अकॉम्प्लिश इंडिपेंडेंटली, रिवील्स डेवलपमेंटल प्रोसेसेस दैट आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन, कि शैक्षिक मूल्यांकन का उद्देश्य केवल यह ज्ञात करना होता है कि शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है, वह किन विकासात्मक प्रक्रियाओं को सक्रिय कर सकता है। ये एकदम बकवास बात है, जो परिपक्व नहीं हुई है, सिर्फ इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है ये जानना है असेसमेंट का उद्देश्य नहीं। आकलन का उद्देश्य ये थोड़ी है उसकी क्या क्षमताएं हैं, क्या यूनिकनेस है, ये सब भी तो जानना है, सिर्फ ये थोड़ी कि कितना अकेले काम कर सकता है वो। तो असर्शन और रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग जवाब दे रहे हैं लोग। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 47% लोग, ए तो सत्य है बट आर सत्य नहीं है, रीजन अपने आप में भी सत्य नहीं है, ये इसका रीजन गलत है, ये नहीं, ये रीजन अपने आप में स्टेटमेंट भी गलत है। तो असर्शन ट्रू बट रीजन ट्रू नहीं है, क्योंकि एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, आकलन का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा ये आइडेंटिफाई करो कि बच्चा खुद से कितना कर सकता है, वो किसी की सहायता के साथ कितना कर सकता है वो भी इंपॉर्टेंट है, और प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन की बात तो वाइगोत्स्की करते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये थोड़ा सा हल्का सवाल है, इजी लगेगा आपको, क्योंकि इतने सारे लेंदी के सवाल के बीच बीच में आसान सवाल भी कुछ कुछ होने चाहिए। बताइएगा फटाफट से। सेवेंटी 3% लोग फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द प्रैक्टिस लीस्ट कंसिस्टेंट विद वाइगोत्स्कीज सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सबसे कम मेल खाता है, यानी वाइगोत्स्की की थियरी से सबसे कम रिलेटेड बात पहचाननी है आपको। रेसिप्रोकल टीचिंग, बिल्कुल वाइगोत्स्की ने इसकी बात की है।
गाइडेड पार्टिसिपेशन बिल्कुल बात की है, पीयर मीडिएशन यानी सहपाठी मध्यस्थता, पीयर इंटरेक्शन, पीयर लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, ये सब बात हुई है, अभी पढ़ा था हमने वो 4 पॉइंट्स में। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ लर्नर रेडीनेस, बच्चा कितना तैयार है किस स्तर पे सीखने के लिए, उसको देखे बिना, प्रीवियस नॉलेज जाने बिना, बस सबको सेम तैयारी करा दो, सबको एक ही मेथड से पढ़ा दो। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी लगती है, मेथड में अच्छी नहीं लगती, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव टर्म है। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, या स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन भी नेगेटिव ही होता अगर यहाँ स्टैंडर्डाइज्ड भी लिखा होता यूनिफॉर्म की जगह। समझ रहे हो बात को? सही क्या है? सही है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अगर लिखा होता, यानी अलग अलग बच्चों की डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए अलग अलग तरीके से सबको सिखाना, वो बेहतर होता है, ये पॉजिटिव बात है। तो फोर्थ ही गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि यही लीस्ट रिलेटेड है वाइगॉत्स्की से। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है? ये परस्पर शिक्षण है कि बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव हैं सीखने की प्रक्रिया में, कि बच्चा जब आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें आगे क्या होगा इसको प्रिडिक्ट करना, बच्चे अनुमान लगा रहे हैं, अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या हो सकता है, यानी प्रोडिक्शन, PQCS बोलते हैं इसको। ये 4 स्टेप आते हैं, ये स्टेप भी पूछ लिए थे पिछली बार पेपर में। प्रिडिक्ट यानी अनुमान लगाना कि आगे चैप्टर में क्या आने वाला है। रेसिप्रोकल टीचिंग में ये 4 स्टेप्स हैं परस्पर शिक्षण में, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं, ये कह सकते हैं हम, गलत नहीं होगी ये बात कहना। क्वेश्चन यानी ऐसा नहीं है कि टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है यहाँ पे, बट एक्टिव हैं, दोनों सीख रहे हैं, इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं सीखने और सिखाने की, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में। तो प्रिडिक्ट करना कि व्हाट डू आई थिंक दिस टेक्स्ट विल बी अबाउट, कि आपको ये चैप्टर में पिक्चर्स देख के क्या लग रहा है किस बारे में होगा, तो प्रिडिक्ट कर रहे हो। या एक पैसेज पढ़ लिया, दूसरा पैसेज पढ़ने वाले हो, कोई हिस्ट्री की किताब, कोई भी चैप्टर किसी भी किताब का हो सकता है, तो आप प्रिडिक्ट करते हो आगे क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? अब बच्चे के दिमाग में अगर कुछ क्वेश्चन है, जितना पढ़ लिया है उसके बारे में, या जो पढ़ने वाले हैं, तो वो बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, तो प्रिडिक्ट करना, फिर क्वेश्चन करना, उस पर चर्चा होगी, टीचर क्लैरिफाई करेगा, व्हाट इज अनक्लियर एंड नीड्स मोर एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफाई करेगा जहां कंफ्यूजन आ रही है, या जो क्वेश्चंस बच्चे ने पूछे हैं या हो सकता है टीचर को पूछने, तो दोनों एक्टिव हैं। समराइज करना अंत में कि जो भी हमने सीखा उस चैप्टर में, उससे हमें क्या जानने को मिला। तो प्रिडिक्ट किया बच्चों ने, क्वेश्चन किया बच्चों ने, टीचर ने, दोनों कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे के क्वेश्चन है तो उनको क्लैरिफाई किया जाएगा, क्यू हो गया, और एस है आपका, लास्ट में समराइज किया जाएगा टीचर के द्वारा। तो यहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये बहुत यूज होता है, जब आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो जो थियोरी वाला हो, वहां ही काफी यूज होता है। रेसिप्रोकल टीचिंग, परस्पर शिक्षण, ये 4 स्टेप इसमें शामिल होते हैं। 3 सवाल और हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 27 है, आर टीचर इंटेंशनली आस्क्स स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन देयर रीजनिंग टू क्लासमेट्स बिफोर एक्सेप्टिंग द फाइनल आंसर। एक टीचर है जो जानबूझ करके ये पूछता है बच्चों से कि एक्सप्लेन करो रीजनिंग अपनी, कि जो जैसे आपने अपना तर्क सॉल्व करो कि कैसे आपने सॉल्व किया इस सवाल को, बताओ। कई बार होता है ना, आपको लगता है बच्चे ने कॉपी कर लिया शायद, तो या फिर आपका मन है कि बच्चा बताए, एक्सप्लेन करे कि उसने कैसे सॉल्व किया, ये कैसे लिखा, या क्या सोचा उसने, या ये स्टेप के बाद ये कैसे आया, तो बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है। टीचर ने अपनी जो बच्चे ने रीजनिंग लगाई थी, जो तर्क दिया था, तो एक शिक्षक अंतिम उत्तर स्वीकार करने से पहले विद्यार्थियों से अपने तर्क सहपाठियों को समझाने के लिए कहता है कि अपने आपस में समझाओ एक दूसरे को कि किसका क्या तर्क है, किसने कौन सा आंसर लिखा है, क्यों लिखा है वो। तो बच्चे को थिंकिंग प्रोसेस पे जोर पड़ेगा, सोचने पे जोर पड़ेगा। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये प्राइमरीली क्या प्रमोट कर रही है? बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, पीयर ट्यूटरिंग होगी, सहपाठी अधिगम जिसको कहते हैं, वाइगॉत्स्की की बात करेंगे। मेमोराइजेशन, रटने की बात हो रही नहीं भाई, यहां तो बच्चा एक्टिव है, थिंकिंग प्रोसेस। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ग्रुप में एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, ये सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सामाजिक निर्माण है। सोशली बच्चा कंस्ट्रक्ट कर रहा है ज्ञान को एक दूसरे के साथ चर्चा करके। ये जो छोटा सा ग्रुप है या 2 बच्चे आपस में सीख रहे हैं, क्या है वो? सामाजिक अधिगम ही तो है। जब तक आप अकेले हो तो इंडिविजुअल हो, लेकिन जैसे ही 2 या 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व हो गए तो सोसाइटी या ग्रुप इन्वॉल्व हो गया, ये मान सकते हो आप। पेयर इन्वॉल्व हो गया। कॉम्पिटिटिव रैंकिंग, यहां ये थोड़ी चल रहा है कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा, ये कॉम्पिटिशन की बात वाइगॉत्स्की और पियाजे नहीं करते हुए नजर आएंगे। एनीवे, इंडिपेंडेंट असेसमेंट ओनली, केवल स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं भाई, ग्रुप में असेसमेंट हो रहा है, एक दूसरे का असेसमेंट कर रहे हैं, पीयर असेसमेंट भी कह सकते हो। बच्चे को एक दूसरे को एक्सप्लेन करना है कि कैसे किया कोई सवाल, तो बी ऑप्शन ही यहाँ बच्चा एक्टिव है, वही सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग, 4 स्टेटमेंट है, पढ़िए जरा चारों को, और फिर आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि कौन सा सही है। पहला है, लैंग्वेज मीडिएट्स हायर मेंटल प्रोसेसेस, भाषा उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का माध्यम है। भाषा माध्यम बनती है कि आपको कोई टॉपिक समझना है, आप किताब में पढ़ेंगे, भाषा के माध्यम से ही तो समझ रहे हैं। मैं और आप चर्चा कर रहे हैं, भाषा के माध्यम से ही तो अपनी समझ को बेहतर कर रहे हैं। ये टॉपिक्स कैसे समझ पा रहे हो आप? भाषा के माध्यम से, भाषा मीडियम है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, जो अधिगम है, जो आप सीखते हैं, वो सीखने की प्रक्रिया संस्कृति से प्रभावित होती है, जिस संस्कृति में आप होते हो।
भाई आपको रामायण का एग्जाम्पल दूंगी समझ में आ जाएगा, बाइबल का दूं तो शायद कम लोगों को समझ आए। तो जिस संस्कृति से आप आ रहे हैं, जो मेजर कल्चर है किसी जगह का, जो मेजर समाज है, उसी के एग्जाम्पल्स तो रियल लाइफ के आप रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, एमक्यू में इंक्लूड अ कैपेबल पीयर और टेक्नोलॉजिकल टूल। भाई मोर नॉलेजेबल अदर वो व्यक्ति हो सकता है जो आपसे ज्यादा जानता हो उस क्षेत्र में। एज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे छोटा है कि बड़ा है। मुझसे कई लोग छोटे हैं यहाँ, अब तो चलो फिर भी 10 साल हो गए हैं, तो मेरे से छोटे लोग भी आने लगे हैं। पहले तो सभी बड़े थे जब पढ़ाना शुरू किया था आज से 10 साल पहले लेट्स लर्न पे, मतलब लेट्स लर्न बनाया था पे, तो तब कहूंगी। समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक सक्षम सहपाठी अथवा तकनीकी उपकरण भी हो सकता है, एक टेक्नोलॉजिकल टूल भी हो सकता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहां से एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया आपने मान लो। फोर्थ ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग शुड रिमेन परमानेंट थ्रू आउट लर्निंग। ये गलत है। स्कैफोल्डिंग का मतलब ये टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद। अगर ये मैं आपके साथ पेपर में थोड़ी जा सकती हूँ, परमानेंट तो तब होगी कि आप हर जगह ले जाएं। फिर मचान स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। जब तक आप खुद से सॉल्व करना नहीं सीख जाते, वहां आपको हेल्प दी जाती है जहां आप अटक रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, जो कि सेकंड ऑप्शन में कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, 81% लोग। बहुत बढ़िया, इसका मतलब टॉपिक आप समझ चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे मोर नॉलेजेबल अदर कोई व्यक्ति या कोई टेक्नोलॉजी हो सकता है जो आपसे ज्यादा जानता है उस क्षेत्र में। आपका दोस्त हो सकता है मैथ्स में आपसे ज्यादा जानता हो, तो वो मैथ्स में आपका मोर नॉलेजेबल अदर बन गया। आप हो सकता है इंग्लिश में उससे ज्यादा जानते हो, तो आप इंग्लिश में उसके मोर नॉलेजेबल अदर बन जाएंगे। स्कैफोल्डिंग प्रोसेस है, एमक्यू कोई व्यक्ति या टेक्नोलॉजी हो सकता है। इस स्कैफोल्डिंग की प्रोसेस को प्रदान किया जाएगा मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा। कहां ये दी जाएगी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, इस जेडपीडी में ये हेल्प दी जाएगी, यानी स्कैफोल्डिंग दी जाएगी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा आपके उस दायरे में जहां संभावना है कि आप सीख सकते हैं, जेडपीडी के अंदर। 3 साल का बच्चे के जेडपीडी में नहीं है कि ये सवाल उसको समझा दिए जाएं, समझ रहे हो, उसके सीखने के दायरे में नहीं है। तो जेडपीडी वो दायरा है जहां आप सीख सकते हैं। जेडपीडी डिफरेंस है जो आप खुद से कर सकते हैं और जो किसी की सहायता से कर सकते हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को। द थिंग्स यू कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड द थिंग्स यू कैन डू विद समबडीज हेल्प, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स क्या कहलाएगा, जेडपीडी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ए स्कूल रीडिजाइंस इट्स करिकुलम अराउंड कोलैबोरेटिव इंक्वायरी, कल्चरली मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, रिफ्लेक्टिव डायलॉग, पीयर ट्यूटरिंग एंड ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक विद्यालय है जो अपनी पाठ्यचर्या को सहयोगात्मक अन्वेषण, कल्चरल प्रोग्राम, यानी बच्चे एक्टिव हैं, जहां रिफ्लेक्टिव डायलॉग यानी चिंतन मनन चल रहा है। विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेज द अंडरलाइंग वाइगोत्स्की फिलॉसफी। किस स्टेटमेंट से पता चलेगा कि वाइगोत्स्की की फिलॉसफी क्या है, या वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत के बारे में ये बात है जहां बच्चे एक्टिव हैं। फटाफट से देखिए, सेकंड ऑप्शन 96% लोग कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। डेवलपमेंट अकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इंस्ट्रक्शन, नहीं भाई, इंस्ट्रक्शन को, टीचिंग को तो बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं वाइगोत्स्की। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशली मीडिएटेड एक्टिविटी, सामाजिक रूप से मध्यस्थता के माध्यम से। समाज ही तो है ये सब, जब कल्चरली जो मीडिएटेड एग्जाम्पल है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, रिफ्लेक्टिव डायलॉग है, पीयर्स एक दूसरे को सिखा रहे हैं, धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, जितना सीख गए हैं उससे और आगे जा रहे हैं, तो बच्चा एक्टिव है, यही सही लग रहा है हमें। तो फिर भी देखेंगे बाकी के दोनों ऑप्शन। कॉग्निटिव ग्रोथ डिपेंड्स प्रीमेरली अपॉन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, ये नेगेटिव है। बायोलॉजी की बात वाइगोत्स्की नहीं करते, बल्कि इनका क्रिटिसिज्म हुआ है इस बात पे कि इन्होंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया या कम आंका है, अंडर एस्टिमेट किया है। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुड ऑलवेज प्रोसीड गाइडेड लर्निंग, वो कह रहे हैं गाइडेड लर्निंग प्रोसीड करे इंडिपेंडेंट लर्निंग को, गाइडेंस से आप स्वतंत्र रूप की तरफ जाएं, कि अभी आपको गाइडेंस में सिखाया जा रहा है, फिर आप खुद से वो सॉल्व करने लग जाए, ये उल्टा कह रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन कितने लोग सही कह रहे हैं, 96% लोग। अब आते हैं आखिरी सवाल पे आज की, जो एकदम आसान है, बस फिल इन द ब्लैंक है। तो ये देख के थोड़ा सा लग सकता है कि कई लोग इसी चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं कि पहला कौन सा रखें और बाद में कौन सा रखें। आखिरी सवाल है आज का, इतना वाइगोत्स्की सवाल आपने कर लिया, इसके आगे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको आंसर्स के साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। पिछली क्लास भी आई थिंक रह गए हैं, उसकी पीडीएफ शेयर होना, मैं एक बार वो भी कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, मंडे को हम लोग 30 क्वेश्चंस किया तो सीरीज करेंगे, या हो सकता है हिंदी पेडागोजी के 50 सवाल करें। मैं एक आगे का 1 महीने हम क्या करने वाले हैं उस पर भी चर्चा कर लूंगी एक सेशन में, और 1 मंथ स्ट्रेटजी कई लोग पूछ रहे हैं बैच में भी, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। 1 महीने बचा हुआ है सीटेट के एग्जाम को, तो आप अब कैसे पढ़ाई करेंगे पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, पोल कहाँ है भाई, पोल क्यों नहीं दिया, सो गए हमारे भाई साहब। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, लेव वाइगोत्स्की's theory mainly focus on explaining the impact of dash on dash development। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश के ऊपर डैश के विकास पर जो पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। किसके विकास की बात करता है,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो बायोलॉजिकल मैचुरेशन के ऊपर, बायोलॉजिकल मैचुरेशन की बात नहीं कर रहे हैं वाइगॉत्स्की, और इमोशनल डेवलपमेंट की बात नहीं की उन्होंने, कॉग्निटिव की बात की है, संज्ञानात्मक की बात की, संवेगात्मक की नहीं। एट्रीब्यूशन पैटर्न, आरोपण प्रतिरूप कि कैसे कौन से फैक्टर्स किस पे एट्रीब्यूटेड हैं, कौन किसके लिए जिम्मेदार है, ये सब बात नहीं की है ना उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की बात की। कल्चरल टूल्स एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ, कल्चरल टूल्स क्या है, आप जो कल्चर में जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो त्योहार मना रहे हैं, जो गीत गाए जा रहे हैं, जो भी कल्चर में हो रहा है, उसमें सोशल एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो सांस्कृतिक उपकरणों का संज्ञानात्मक विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी आपके दिमाग के विकास पे क्या प्रभाव पड़ेगा कल्चरल टूल्स का, जिसमें लैंग्वेज भी है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है, संज्ञानात्मक विकास के अंदर आता है, आपके दिमाग का विकास, दिमाग की क्षमताओं का विकास। तो कल्चरल टूल्स जिसमें लैंग्वेज है, सोसाइटी ग्रुप्स हैं, इन सब का कैसे सोसाइटी और कल्चर कैसे आपके और लैंग्वेज कैसे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, ये वाइगॉत्स्की ने कहा है। तो सी ऑप्शन, कितने लोग सही दे रहे हैं, 93% लोग, बस बात बन गई। रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात वाइगॉत्स्की और पियाजे में से कोई करता हुआ नजर नहीं आएगा, आपको ध्यान रखिएगा। जहां रिवॉर्ड की बात हो रही हो, जहां पनिशमेंट की यानी दंड की, पुरस्कार की, ड्रिल एंड प्रैक्टिस की, बार बार रिपीटिशन की बात हो रही है, रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, ये सारे टर्म्स नेगेटिव है पियाजे और वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग। हो सकता है मंडे हम लोग टैग वर्ड्स यानी की वर्ड्स करें, यानी पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल आपकी छुट्टी है, हम मिलेंगे मंडे को। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो बताएंगे। होपफुली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा इस थियरी को लेके, अब आप नहीं अटकेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड पर। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के क्या करेंगे, आप अपने विचार शेयर करेंगे कमेंट्स में। जब ये सेशन हो जाएगा, कैसा सेशन लगा वो बताएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं किया होगा तो। इसके अलावा अगर हम बात करें बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो करियर विल ऐप पर आ जाइएगा। आउट ऑफ 30